ऐसा बोला जाता है ना, समुद्र मंथन के टाइम पे अगर लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है तो साथ में विष भी निकला है। तो अगर आपने ऊंचाइयां देखी है ना तो आपको जमीन भी देखनी पड़ेगी। बहुत बड़ी कंपनी बर्गर की, क्या वो बर्गर बेच के पैसा कमा रहे हैं? वो तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरा वर्ल्ड बोल रहा है कि वो तो रियल एस्टेट का बिजनेस है। वो अलग है, आप अलग हो। बिजनेस आप लोगों के लिए बना रहे हो, आप अपने लिए बिजनेस नहीं बना रहे हो। जिस दिन आप अपने लिए बिजनेस बनाने लग जाते हो ना, उस दिन आपकी कंपनी का अंत होना तय है। अब इस चक्कर में आगे की जिंदगी वेस्ट मत कर देना कि भैया कि 10 साल वेस्ट हो गए। आज ही होश आया है तो आज ही होश में जियो। बिल्कुल आपको कॉन्शियसली काम करना है हमेशा, हर वक्त क्या हो रहा है, किस सिचुएशन में हो, किस परिस्थिति में हो, क्या करने चाह रहे हो, क्यों करना चाह रहे हो। कोई होश में नहीं सर, सब बेहोश जी रहे हैं। अगर आप कॉलेज में हो तो कॉलेज में उस टाइम पे ऐसी पढ़ाई करो कि आपकी जैसी पढ़ाई कोई नहीं कर सकता। अभी अमित जी आप पॉडकास्ट कर रहे हो कि ऐसा पॉडकास्ट करो, ऐसे क्वेश्चन पूछो कि आपके जैसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछ सकता है। अभी अभिषेक व्यास आपके पॉडकास्ट में बैठा है कि ऐसे आंसर दे कि मेरे जैसे आंसर कोई नहीं दे सकता है। इसको कहते हैं होश। अपन भगवत गीता के एग्जाम्पल से समझते हैं कि अर्जुन जब वहां पे थे तो क्या अर्जुन का इंटेंशन था कि सामने गुरु द्रोण को मारना, भीष्म पितामह को मारना, उनके भाइयों को मारना? वो तो जब मैदान में पहुंचे तब उनके हाथ से तो गांडीव छूटा जा रहा था। कृष्ण भगवान को बोल रहे थे, हे भगवान, इन सबको मारने का जो पाप है वो अगर मेरे सर पे आ गया, मैंने इल्जाम ले लिया, तो मैं आगे की जिंदगी नहीं जी पाऊंगा कभी भी। परिस्थितियां ही डिसाइड करती हैं कि आपके रिजल्ट क्या होंगे, ना कि आपके एफर्ट्स। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। रोज बैठ के सोचते रहते हैं एलन मस्क के साथ कॉफी पीनी है, 10,000 करोड़ का बिजनेस बनाना है। मेरे ऑफिस में सर बहुत सारे लोग तो मेरे को रोज बोलते हैं, सर मेरे को 2027 तक 1,000 करोड़ का बिजनेस बनाना है। कर तो 27,000 की जॉब रहा है। तो अमित जी इसमें बात यह है कि कुछ करने का सपना तो बहुत लोग देखते हैं, बट सक्सेसफुल यहाँ वही होता है जो सिस्टम को समझता है और सिस्टम उसे समझता है। वो एल्विश भाई वाला सिस्टम नहीं। ब्रह्मांड में एक ग्रह है प्लूटो, धरती पे बैठे हुए 4 वैज्ञानिकों ने एक दिन उस प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल के उपग्रह में डाल दिया। वो प्लूटो आज भी वैसे ही चक्कर काट रहा है जैसे वो पहले काटता था। करेक्ट। अरे साहब प्लूटो बनो प्लूटो। दुनिया में आया है तो काम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। संजय दत्त के पापा ने भी बोला था ड्राइवर को कि ये गाना रोज चलाना और सांप को देखना कि सांप बोट हिला रहे नहीं हिला रहे। लता मंगेशकर जी का इंटरव्यू आ गया सर, उनसे पूछा गया कि अगर आप अगले जन्म लेंगे तो क्या बनना चाहते हैं? बोला मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती। लास्ट 5 साल में लगभग 5,83,272 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें से 4,119 स्टार्टअप बंद हो गए। वो इसलिए हुए हैं क्योंकि उनको फाइनेंशियली चीजें पढ़ाई नहीं गई। उनको पता ही नहीं कि उनके बैंक में कितना पैसा होना चाहिए। अगर सर पैसे से ही सब कुछ बन रहा होता तो इन्वेस्टर तो आज मजे ले रहा होता ना। हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम शेयर करने वाले हैं। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही खास हैं, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और साथ के साथ वो कंटेंट क्रिएटर भी हैं। एक उनका बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट चैनल है पावरफुल ह्यूमन नाम से, जहां पर हमने कुछ महीनों पहले एक बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था। उसके बारे में भी बहुत सारी चीजें शेयर करनी है। साथ के साथ वो एक एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, और आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एक ऑथर भी हैं, और वो अपनी किताब के बारे में हमसे बात करने वाले हैं। और जिनकी किताब का नाम है आपकी कंपनी का अंत होना तय है। ये किताब सिर्फ बिजनेसमैन लोगों के लिए नहीं है जो बिजनेस करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लगा इस किताब को पढ़ने के बाद ये किताब हर उस इंसान के लिए जो लाइफ में ग्रोथ चाहता है। तो उसी के साथ उनका वेलकम करते हैं। अभिषेक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अमित सर, इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया आपने और मुझे मज़ा आ गया आपके साथ बात करते हुए। और बहुत एक्साइटमेंट है मेरे अंदर कि यार मैं आपसे बहुत सारी बातें शेयर करूं और आपकी जो ऑडियंस है उन्हें मैं सच्चाई से रूबरू कराऊं। नहीं, क्योंकि बहुत ज़रूरी भी है, और क्योंकि आपकी किताब का टाइटल भी कुछ एक ऐसा टाइटल है, ये बड़ा अलग टाइटल है, आपकी कंपनी का अंत होना तय है। राइट। तो पहले जब मैंने इस किताब को नहीं पढ़ा था तो मुझे उस वक्त ये महसूस हुआ कि क्या ये सिर्फ कंपनी के बारे में है, लेकिन जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मुझे ये समझ में आया कि ये शायद जिंदगी के बारे में जी। और बहुत सारे एस्पेक्ट हमने अलग अलग बहुत सारे एस्पेक्ट को कवर किया। आई डोंट नो ये कितना आसान हो पाता होगा ये किताब को लिखना, क्योंकि आपने स्पिरिचुअलिटी को कवर किया, रियलिटी को कवर किया, अपने एक्सपीरियंस को कवर किया, और ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को भी आपने कवर किया। तो आपका ये थॉट कैसे आया इस किताब के बारे में? आपको ये कैसे थॉट आया कि किताब लिखनी है मुझे? सीएमजी जी, मेरी कंपनी जो मेरी बुक है उसका जो टाइटल मैंने दिया ना, आपकी कंपनी का अंत होना तय है, योर कंपनी इज गोइंग टू शट डाउन। अब आप कंपनी वर्ड निकाल दीजिए। अब आप लाइफ में जो बनना चाहते हैं, आप आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप गिटारिस्ट बनना चाहते हैं, आप पॉडकास्टर बनना चाहते हैं, आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, आप एक अच्छी हाउसवाइफ बनना चाहते हैं, आप अच्छे पेरेंट्स बनना चाहते हैं, आप अच्छे टीचर बनना चाहते हैं,
आप लाइफ में कुछ भी बनना चाहते हो, अगर आपने ये बुक पढ़ ली, मैं जिसमें बुक में मैंने लिखा है कि आपकी कंपनी का अंत होना तय है अगर आपने कुछ चीज़ें फॉलो नहीं करी तो। हम्म, इस बुक के अंदर मैंने बहुत सारी बातें करी है। मैंने बात करी है कर्म की, बात करी है, हाँ, मैंने बात करी है होश में रहने की, बात करी है, मैंने बात करी है कि अगर आपका होश चूक गया तो आपकी ज़िंदगी चूक जाएगी। मैंने इस तरह की बात इस बुक के अंदर करी है। बट मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मैंने इसको एक बिजनेस के रूप में इसको रिलेट किया है कि आपकी कंपनी का अंत होना तय है कि जो भी फाउंडर एक कंपनी बना रहा है, हम्म, वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो कंपनी बंद होगी ही होगी। हम्म, अच्छा ना, मैं एक बहुत बड़ा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ इसके अंदर कि ये ना आप एमबीए करी होगी, मतलब जो भी एमबीए करते हैं वो शायद बिजनेसमैन बनने की कोशिश करना चाहते हैं, मैंने भी किया या गलती से। आपने किया है? तो एमबीए करते हैं तो एमबीए में ना 4 पी पढ़ाए जाते हैं। हाँ, मार्केटिंग के। मार्केटिंग के 4 पी पढ़ाए जाते हैं। पहला पी होता है प्रोडक्ट, हम्म, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन। हम्म, ये 4 पी है। अब ये 4 पी तो आपको पढ़ा दिए, बट क्या आप इससे अपनी कंपनी बना पाओगे? आपकी कंपनी आप इससे नहीं बना पाओगे। इसके अलावा 3 चीज़ और लगती है। एक पी और लगता है, एक ए लगता है और एक एन लगता है। ओके। ये तीनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखो ना, किसी भी फाउंडर का या किसी भी आदमी का ना सपना ना एस्पिरेशन बहुत हाई होती है। आज कोई एक बंदे को आप ले लो तो वो ये नहीं बोलेगा कि यार मेरे को थोड़ा सी ऊपर बढ़ना है। उसकी सीधी एस्पिरेशन होगी जो सबसे बड़े ए हैं। हम्म, वो आपकी ऑडियंस गैस करके बता देगी सबसे बड़े ए कौन है। हर आदमी को सर वही बनना है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो वही क्यों बनना चाहते हैं। हर आदमी ए बनना चाहता है, जबकि ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। हर आदमी नहीं बन पाएगा। पता नहीं कितने करोड़ों जन्मों में कितने ही साल लगे, 150-200 साल लगे उनको वो ए बनने में, राइट? तो सबकी एस्पिरेशन बहुत बड़ी हाई है। अब अपन वापस क्वेश्चन पे चलते, जो पी, ए और एन है। अब एस्पिरेशन की बात कर रहे थे कि बहुत बड़ी कंपनी होनी चाहिए, बहुत बड़ी कंपनी की बात करते हैं। तो एक व्यक्ति है जो ट्रैवल एजेंट था। अब वो ट्रैवल एजेंट से उन्होंने उनकी जर्नी स्टार्ट करी और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना डाली। उनकी कस्टमर की सर्विस और टाइमिंग के लोग इतने बड़े फैन हो गए थे कि भैया कि यार मेरे को जो सर्विस लेनी है मैं उसी कंपनी की सर्विस लूंगा। लोग हैरान होने लग गए। वो कंपनी थी सर दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी, और उस कंपनी का नाम था जेट एयरवेज। 1980 के दशक में, 90 के दशक में वो एयरलाइंस बहुत 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 बूम करने लगी। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वहाँ पे उनके यहाँ पे ईडी की रेट बढ़ने लगती है, बहुत पैसा, फाइनेंशियल लॉसेस होने लगते हैं। और ऐसा बोला जाता है ना, समुद्र मंथन के टाइम पे अगर लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है तो साथ में विष भी निकला है। तो अगर आपने ऊंचाइयां देखी है ना तो आपको जमीन भी देखनी पड़ेगी। एक ये कंपनी होगी। मैं रिसेंटली बात करूं, एक बहुत बड़ी फिनटेक कंपनी है सर। रातों रात वो कंपनी का एक बहुत बड़ा वर्टिकल, 10,000 करोड़ का वर्टिकल बंद कर दिया जाता है। मैं तीसरी कंपनी की बात करूं जो एक एमएलएम कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी, वो आपकी ऑडियंस गेस करके बताएगी। उसका नाम एस से शुरू होता है। बहुत बड़ी कंपनी थी, इतनी बड़ी कंपनी थी कि लाखों करोड़ों लोगों के पैसे उसमें लगे थे, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स भी, बड़े बड़े स्पॉन्सर थे उसके अंदर। पर वो कंपनी है ना, वो कंपनी बंद हो गई। बहुत बड़ी एस्पिरेशन थी। एक कंपनी और है जिसकी $22 बिलियन की वैल्यूएशन थी, $22 बिलियन। उनके तो सीईओ के साथ मैंने पॉडकास्ट भी किया था। उनके जो पूरा नेटवर्क था, वो उसमें जो इन्वेस्टमेंट थी, वो चाहते थे कि उस बोट में हम खुद ही सवार रहे। पूरे दुनिया में उनका नाम फैल गया। मेसी जैसे बड़े फुटबॉलर को उन्होंने हायर कर लिया, सब कुछ कर लिया, डिसीजन पहले ले लेते, बहुत पैसा था उनके पास में। बट फिर भी वो कंपनी बंद हो गई। आज आप उनकी वैल्यूएशन बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। मैं बताता हूँ उनकी वैल्यूएशन आज 0 है सर। मतलब वो कुछ नहीं कर पा रहे अभी, उनके हाथ में कुछ नहीं रहा है। ये 4 बड़ी कंपनी के एग्जांपल दिए जो बहुत बड़ी बनी और डूब गई है। इसके साथ में जो ए है, जो 2 ए है, वो बहुत बड़ी कंपनी बनते जा रहे हैं। आपको गुड़गांव के अंदर बता दूं, बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है जिन्होंने गुड़गांव को मतलब एकदम बड़ा कर दिया है। आप समझ रहे हो उस बात को? इतना बड़ा कर दिया है कि गुड़गांव उसकी वजह से फेमस हो रहा है। नाम बोला जाता है कि ये कंपनी है, तो वो कंपनी बढ़ गई है। तो यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक पी है, एक ए है और एक एन है। वो पी क्या है? आपके पॉलिटिकल कनेक्शन अगर बहुत स्ट्रांग है तो आप अपनी कंपनी को बचा पाओगे।
ए जो है वो है अकोमोडेशन। आपने लाइफ में अगर अकोमोडेशन करना सीख लिया ना, जिंदगी को यस और नो में नहीं बता सकते कि यार तूने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, नहीं होगा वो। तो वो ए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है एन, वो है नेटवर्किंग। तो आपका जो प्रोडक्ट है ना, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो मैंने उसके हिसाब से किताब लिखी है, तो वो आपके चारों पी बिल्कुल काम नहीं आते हैं अगर आपको एक बिजनेस को सस्टेनेबल बनाना है। अब मैंने बात करी थी जेट एयरवेज की, सबको लगा था वहाँ पे कि हजारों करोड़ का फ्रॉड हो रहा है, वहाँ पे कोई ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आएगा ही आएगा सर। और ताज्जुब की बात ऐसी थी, एक व्यक्ति का नाम भी नहीं आया उसमें। अब जिसके कनेक्शन नहीं है, जो जिनका पी नहीं है, जिनका ए नहीं है, जिनका एन नहीं है, उनकी कंपनी हो गई डाउन, और जिनके पास ये तीनों है उनकी कंपनी हो गई अप। तो अगर ये पी, ए और एन आपकी कंपनी में नहीं है तो आपकी कंपनी का अंत होना तय है। अब आप, ये तो मैंने कनेक्शन की बात कर दी बिजनेस के बीच में कि यार ये बिजनेस का पूरा कनेक्शन बना दिया और मैंने आपको सिखा दिया। अब आपको ना आपकी हर पॉइंट पे, अगर आप आईएएस बनना चाहते हो, गिटारिस्ट बनना चाहते हो, आप अच्छी मॉम बनना चाहते हो, डैड बनना चाहते हो, पॉडकास्टर बनना चाहते हो, तो ये आपको नए वर्ड आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि अगर आपको बहुत बड़ा बनना है। नहीं तो आप उस फ्रीलांसर की तरह रह जाओगे जिंदगी में, जैसे एक बरगद के पेड़ के नीचे घास उगती है और वो कुचल दी जाती है। तो ये मेरा पूरा पर्सपेक्टिव है इसको लेके, बुक को लेके, कि भैया आपकी कंपनी का अंत होना तय है ही सर। लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो, मतलब जैसे आज के टाइम में देखा जाए तो बहुत सारे यंग लोग, 17 साल, 18 साल, 19 साल के लोग, बहुत सारे स्टार्टअप, दे गेट इनटू स्टार्टअप्स, ठीक है, वो करना चाह रहे हैं कुछ, लेकिन उनके पास वो कनेक्शन कोई है ही नहीं। तो आपका कहने का मतलब है अगर पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है तो उनकी पॉसिबिलिटी टू बिकम रियली बिग इज वेरी लेस। अगर आपका कनेक्शन नहीं है तो आप बड़ी कंपनी बनाने का सपना ड्रॉप कर दीजिए। पॉलिटिकल कनेक्शन चाहिए, अकोमोडेशन करना आना चाहिए लाइफ में आपको कि भैया कब हाँ बोलना है, कब ना बोलना है। अगर वो आपने नहीं सीखा तो भी नहीं कर पाओगे। और नेटवर्किंग आपकी ऐसी होनी चाहिए, वो वैसे नहीं नेटवर्किंग बहुत सर, मैंने आपको अमित जी को फ़ोन किया था, अमित जी मेरा फ़ोन उठाने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको आधी रात में फ़ोन करूँगा, बट जब मेरे को काम होगा, अमित जी यार मेरे को थोड़ा सी, आप बहुत बड़ा कॉमेडी शो है, उनकी नेटवर्किंग देखो। उनकी बेटी ने एक दिन उनको बोला कि पापा मुझे कार्तिक आर्यन से बात करनी है, मेरे को बात कराओ। तो उन्होंने मैसेज किया उनको, अरे कार्तिक भाई जब फ्री हो तो थोड़ा फ़ोन करना। तो उन्होंने फ़ोन करा, बेटी से बात करी, तो बेटी बोलती है पापा नहीं, वीडियो कॉल कराओ। क्या पता वो कार्तिक आर्यन है या नहीं है। तो उसके बाद में उन्होंने कार्तिक आर्यन को वीडियो कॉल करके बात कराई। देखो यार लाइफ में सर कोई किसी से पैसा नहीं मांग रहा है, कोई कुछ नहीं मांग रहा है, सब अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं। पैसा मांगने वाले लोग बिल्कुल ही अलग हैं जो मांगते रहेंगे। आपको भी शायद बहुत मैसेज आते होंगे कि सर 5,000 का डोनेशन कर दीजिए, 20,000, वो लोग अलग है। बट आपका नेटवर्किंग वैसी होनी चाहिए यार, सर मेरे को वहाँ पे थोड़ा कनेक्शन में हेल्प चाहिए, तो आपको वो रास्ता दिखा दे। सिर्फ रास्ता दिखाने वाले लोग आपको चाहिए। आज अपन भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि यार अभिषेक भाई अगर आपको पॉडकास्ट में किसी गेस्ट की जरूरत हो तो मैं आपको थोड़ा वहाँ से, मैंने आपसे पैसे की मदद तो नहीं मांगी, पैसा तो आपको खुद को ही कमाना है। अगर आप वो चीज़ कर सकते हो तब तो आप सक्सेसफुल हो, नहीं तो नहीं बन पाओगे, किसी भी केस में नहीं बन पाओगे। मैं बोल रहा हूँ आपकी ऑडियंस को गारंटी करके आप अनोनिमस आईडी से मैसेज कर दो, लिख दो कमेंट बॉक्स में कि ये फलाना व्यक्ति है जिसने हजारों करोड़ का बिजनेस बनाया है और इसका PAN नहीं है, पर इसका प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन और प्राइस बहुत सॉलिड है। मैं तो गारंटी दे रहा हूं सर, जिस भी व्यक्ति ने 500 करोड़ का बिजनेस बनाया ना, 500 करोड़ उसके ऊपर का बिजनेस बनाया है, बिना फ्रॉड के वो संभव ही नहीं है। बिना फ्रॉड के संभव नहीं है। कि आप या तो कस्टमर के साथ फ्रॉड करोगे, या गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड करोगे, या अपने एम्प्लॉय के साथ फ्रॉड करोगे। 0% पॉसिबिलिटीज है कि अगर 500 करोड़ से ऊपर का बिजनेस बनाया है कुछ तो गड़बड़ किया, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करोगे आप आपके प्रोडक्ट में हेरबदल कर दोगे, आप GST चोरी करोगे, आप इनकम टैक्स में चोरी करोगे, आप आपके अरे सर आपको तो बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं मैं। जो ए है, थोड़े छोटे ए, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, 84 करोड़ का फ्रॉड, 84 करोड़ का फ्रॉड, वो आपकी ऑडियंस गेस करेगी सर। 84 करोड़ का फ्रॉड उनका पकड़ में आता है, ठीक है। उनकी कंपनी का नाम B से चालू होता है, ठीक है। अब बहुत सालों तक वो केस चला, बट उनकी वाइफ के कोई रिलेटिव को पुलिस पकड़ के ले जाती है एक दिन, चलो आ जाओ भैया, धराई में आ गए। 2 ही दिन में अकोमोडेशन हुआ
कि भैया ये जो भी गेम है माफ़ करो, मेरे जितने भी शेयर्स है कंपनी में मैं वापस, मेरे को नहीं चाहिए मेरे शेयर, उसकी वैल्यूएशन भी नहीं चाहिए, पैसे भी नहीं चाहिए, उसको छोड़ो और एक केस को रफा दफा करो। तो जिस आदमी को अकोमोडेशन करना आता ना, वही सीधा ऐसे जाता है। हम्म, हम्म, हम्म। बिना फ्रॉड के नहीं हो सकता, बिना अकोमोडेशन के नहीं हो सकता, बिना कनेक्शन के नहीं हो सकता। बट लेकिन अब जैसे कंपनी लाइक टाटाज हैं, ठीक है, आपको लगता है कि मतलब जहां पर एक कोर वैल्यू सिस्टम भी है उनका, मतलब अब तो सर नहीं है, लेकिन आगे पता नहीं क्या होगा, आई एम श्योर बहुत उनके जो जो नेक्स्ट लेवल है वो बिल्ड होगा, उन्होंने बिल्ड किया होगा, लेकिन आपको लगता है कि उस लेवल पर भी कुछ ना कुछ हुआ होगा? सर देखो, जितने भी बिजनेस बनते हैं ना, उन्होंने बहुत सारे बिजनेस एक्वायर किए, हाँ, पर खुद का बिजनेस उन्होंने बनाया होगा तो शायद अपन बोल सकते हैं कि बहुत ईमानदारी से, बहुत ट्रस्ट से, बहुत ट्रस्ट। जैसे टाटा ने तो अपना जो तनिष्क का बिजनेस है वो तो ट्रस्ट से ही स्टार्ट किया है ना। वहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि वहाँ पे जो उन्होंने कैरेट मीटर लगाया था, लोगों को लगता था उनका सोना नकली है कि यार मेरे सोने, तो उन्होंने ये ऐड किया कि आप यहाँ पे सोना चेक करवाओ, अगर असली है सोना, अगर आपको वैल्यूएशन चाहिए तो पता करनी है तो मेरे यहाँ पे आपके चेक कर सकते हो। तो उन्होंने यहाँ पे कैरेट मीटर लगाया था, तो लोग इस चक्कर में आने लगे, चेक करने लगे, मेरा सोना सही ही नहीं है, वॉकिंग बढ़ने लगा, धंधा बढ़ने लगा। तो उन्होंने तो ट्रस्ट के नाम पे बनाया, पर उन्होंने बहुत सारे बिजनेस एक्वायर भी किए। तो आपको क्या लगता है हर फाउंडर ने अपना बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से बनाया होगा? नहीं बना सकते। तो जब वो एक्वायर कर रहे हैं तो कोई, और पहली चीज तो कोई भी बिजनेस में सेम प्रोडक्ट को बेच के आप कभी भी मुनाफा नहीं कमा सकते हो। बहुत बड़ी कंपनी बर्गर की, क्या वो बर्गर बेच के पैसा कमा रहे हैं? वो तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरी पूरा वर्ल्ड बोल रहा है कि वो तो रियल एस्टेट का बिजनेस है। कोई भी बिजनेस कभी भी ऐसा नहीं बनेगा कि यार मैंने एक मोबाइल फोन को लॉन्च किया और उसकी इतनी कॉस्ट आई, और मैंने अगर उसको 1,000 रुपये में, 1,000 रुपये की मैन्युफैक्चरिंग आई तो मैंने 2,000 में बेच के 1,000 रुपये का मार्जिन बना के मैंने प्रॉफिट कमा लिया और मैं बिजनेस बना लिया। ये कतई संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता। आपको नए नए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, जब जाके आप एक सस्टेन और सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हो, नहीं तो नहीं बना पाओगे सर। लेकिन आज के वक्त में देखा जाता है कि हम बहुत अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस देख रहे हैं फाउंडर्स के साथ। हम देख रहे हैं एक कॉमेडियन एक फाउंडर के साथ वो ट्विटर पे लगे हुए हैं, वो सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो, अब किसको क्या बात समझ में नहीं आ रही है, वो बड़ा, ये पहले नहीं देखने को मिलता था, अब ये थोड़ा मैं देखता हूँ थोड़ा पीपल आर जो बड़े फाउंडर्स हैं, बिजनेस अच्छा किया उन्होंने, बट वो अपना काम, दे आर नॉट काम इनफ, मतलब वो उनका फोकस अलग तरह से भटक रहा है, या कई बार मैं ये भी देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ना अपने प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, अटैच्ड है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ओला वाला, ठीक है, अब मार्केट जो है उनकी, अब वो मार्केट गिमिक है, या जो कॉम्पिटिटर करा रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा भी आता है ना कि कॉम्पिटिटर करा रहे हैं ये सारा, जो हमारे व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में उतना दिक्कत नहीं है, बट जितना ये इसको सोशल मीडिया पे डाल के उछाल देते हैं, ये सब चीज़ें कर देते हैं। लेकिन बट आई स्टिल सी कि लोग ना स्टिल दे आर डिफेंडिंग इट रादर देन वर्किंग ऑन इट और इम्प्रूविंग इट और शोइंग इट एटलीस्ट कि यार हम ये मेजर कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं लोग। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सर देखो ना, ये जो ऑनलाइन वॉर है, ठीक है, पहले तो वॉर होती थी भैया, सीधी जाके भेड़ पकड़ ली और एक दो ठोसे मार दिए। आजकल तो लड़ भी सोशल मीडिया पर रहे हैं कि तूने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया। यार आप में अगर असली में दम है तो आप सामने सामने फेस टू फेस बात करो ना। आप जनता को क्यों घसीट रहे हो उसके अंदर? आप आपके कस्टमर की सर्विस नहीं दे पा रहे हो, आप इतने एरोगेंट हो गए हो। मतलब उनके बारे में तो अगर बात की जाए तो कुछ लोग तो मेरे पास इंटरव्यू देने आते हैं सर, वो बोलते हैं कि अगर उन बंदे के साथ में अगर आप उनके मीटिंग रूम में बैठ जाओ तो जब तक आपके आंसू नहीं आएंगे ना तब तक आप, माय गॉड, हाँ आपके आंसू आ जाएंगे। मतलब इतना गंदा बात करते हैं। तो वो एरोगेंट आप पब्लिक में दिखाओगे या तो अपने प्रोडक्ट में दिखानी चाहिए आपको, प्रोडक्ट को इंप्रूव करना चाहिए, अपने आपको प्रोडक्ट को इंप्रूव करना चाहिए, सर्विस स्टेशन खोलने चाहिए। आपने बहुत बड़ी इंडस्ट्री से बना दी, पर इससे दूसरी इंडस्ट्री, मैंने एक बहुत बढ़िया बंदे का फाउंडर का इंटरव्यू ले रहा था मैं, तो मैंने उनसे बात करी थी यार आपकी इंडस्ट्री पे तो इससे इंपैक्ट पड़ता होगा। बोला कि यार बिल्कुल इंपैक्ट पड़ता है कि आज मैं कोई स्कूटी खरीदने जा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहले होंडा का नाम आ रहा है। हाँ यार वो तो बकलोली कर रहे हैं, इनकी तो इंडस्ट्री बनेगी जब तक मेरी तो वाट लग जाएगी, मेरी स्कूटी में आग लग गई तो। हाँ, तो मैं कितना नेगेटिव सोच रहा हूँ, तो मैं गया सीधा और होंडा की स्कूटी उठा के ले आया। तो एक बंदे के स्टेटमेंट से आज मेरे को अगर इम्पैक्ट पड़ा है तो लाखों लोगों को इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो जब भी कोई एक बड़ा आदमी, जब एक पोजीशन पे पहुंच जाते हो आप, अगर आपने वहां पे ढंग से स्टेटमेंट नहीं दिए तो पूरी इंडस्ट्री हिल जाती है।
तो मेरे ख्याल से तो इन दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन दोनों को वहीं पे स्टॉप करना चाहिए, पर शायद ये ऑनलाइन वॉर है और आई थिंक एल्गोरिदम वांट्स वॉर, पीपल डोंट वांट वॉर। तो अमित जी होता क्या है ना इसमें कि ना फाउंडर ने प्रोडक्ट से बहुत अटैच्ड हो जाता है और इतना अटैच हो जाता है वो खुद प्रोडक्ट बन जाता है। एक ब्रेड वाले बंदे हैं जो ब्रेड बनाते हैं, वो इतना अटैच्ड हो गए उस प्रोडक्ट से कि वो खुद ही ब्रेड जैसे दिख रहे थे मेरे को। तो मतलब आपको प्रोडक्ट बनाना है सर, आप उससे आप जहाँ आपने अच्छा आपका बेबी हुआ है तो आप उससे प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, तो आप वो बेबी थोड़ी बन जाते हो। आपको एक एक दूरी बना के रखनी पड़ेगी। वो अलग है, आप अलग हो। बिजनेस आप लोगों के लिए बना रहे हो, आप अपने लिए बिजनेस नहीं बना रहे हो। जिस दिन आप अपने लिए बिजनेस बनाने लग जाते हो ना, उस दिन आपकी कंपनी का अंत होना तय है। तो अटैचमेंट रखना है आपको कि भैया कि अच्छा इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूं मैं, और इसको कैसे बढ़ा सकता हूं, कस्टमर्स को सेटिस्फाइड कैसे कर सकता हूं। वो जब तक नहीं देंगे ना तब तक मजा नहीं आएगा। तो प्रोडक्ट से अटैचमेंट एक फाउंडर को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस बना रहा है। मैं इसको अगर मैं सही से समझ भी रहा हूँ इसको, तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि जैसे आई स्टिल रिमेंबर अ डे जब याहू को बहुत बड़ी वैल्यूएशन पर बाय करने की अपॉर्चुनिटी दी थी, आई थिंक गूगल ने, बट याहू डिनाइड। आज उसकी 10% भी वैल्यूएशन नहीं है उसकी, जो उसको उस वक्त प्राइस मिल रहा था। इट इज जस्ट बिकॉज कि लोग बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं अपनी कंपनी से। हाँ, बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं और मतलब वो सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाते। अगर वो सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाया तो शायद वो सब कुछ खराब हो जाएगा। अब याहू की आपने बात करी कि यार याहू वाले को खरीदने के लिए आए थे बट उन्होंने नहीं बेचा। अब वो प्रोडक्ट से इतना अटैच्ड थे कि उनको लगा यार ये कौन सी कंपनी आ गई, मैं तो इससे भी बड़ी कंपनी बन के दिखाऊंगा। अगर आप भविष्य देख सकते हो तो आप तो भगवान हो ना। आपके पास जो परिस्थिति आई है उसको आपने उस टाइम पे उसमें डिसीजन ही नहीं लिया। तो अब एक फाउंडर क्या करता है, फाउंडर यही गलती करता है कि वो भगवान बनने की कोशिश करता है कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट हो जाएगा पूरी दुनिया खरीद लेगी। सर मैं बताऊं कि अगर आज मेरी कंपनी में अगर 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ जाए, 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ जाए, तो मेरी कंपनी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, ठीक है, अगर 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ जाए तो मैं हर जगह पे होर्डिंग भी लगवा दूं, पूरा प्लेन में ऐड कर दूं, बड़े बड़े बैनर लगा दूं, सारे इन्फ्लुएंसर से बुला दूं, तो क्या सारी कंपनी में जितनी भी कंपनी है जो ऐड कराना चाहती है वो क्या मुझसे कराने लग जाएगी? क्या उनकी रिक्वायरमेंट उस टाइम पे आ जाएगी? उसमें टाइम लगता है, चीजें होती है। तो मैं एक दिन में आज वो नहीं कर सकता। अब वो प्रोडक्ट से अटैचमेंट हो गया, अब प्रोडक्ट से अटैचमेंट हो गया तो गूगल ने खरीदने की कोशिश करी। अब जब उनकी वैल्यूएशन बहुत बढ़ गई तो फिर बेचने जा रहे, आप खरीद सकते हो क्या सर? तो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि भैया प्रोडक्ट से अटैचमेंट नहीं, आपको प्रोडक्ट बनाना ही इसलिए कि आप नया इनोवेशन कर सको। आज आपने गिलास बना दिया, आज आपने बुक बना दी, आज आपने माइक बना दिया, आज आपने टी शर्ट बना दिया। आपका काम ही एज ए फाउंडर है कि यू नीड टू इनोवेट न्यू प्रोडक्ट्स। आपको हमेशा नए प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, नई नई सर्विसें बनानी पड़ेगी। यहाँ पे पर फाउंडर क्या कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं। उनको गाड़ी चाहिए, उनको बंगला चाहिए, उनको बीवी को ज्वेलरी दिलानी है, उनको बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाना है, फिर इन्वेस्टमेंट के पीछे भाग रहे हैं। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो इन्वेस्टमेंट के लिए भाग रहे हैं, और जिन लोगों के पास बहुत पैसा है वो डिप्रेशन में आके साथ सुसाइड कर रहे हैं। एक कंपनी थी, कॉफी कल्चर लाने वाली कंपनी थी, कैफे कॉफी डे। हर बंदे को वहां से नए स्टार्टअपों का जन्म हुआ है सर। हाँ, उनको देख के करेक्ट। कितनी जगह पे उन्होंने क्या कॉफी सेंटर बनाया जहाँ पे जाके बात कर सकते हो, आराम से मिल सकते हो। एग्री। बट डिप्रेशन में आके उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो आपको आपके प्रोडक्ट से इतना अटैचमेंट नहीं होना चाहिए कि वो आपकी मानसिक स्थिति खराब कर दें। आपको हमेशा ये याद रखना है कि यार मैं प्रोडक्ट मेरे लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट सामने वाले के लिए बना रहा हूँ। वो कैसे यूज करेगा, उसको क्या मजा आएगा, उसकी लाइफ कैसे इजी होगी। बट नहीं, आज सारे फाउंडर प्रोडक्ट बना रहे हैं खुद के लिए। मुझे अच्छे घर में रहना है, मुझे पैसा चाहिए, मेरे बैंक में बैलेंस चाहिए, मेरे को जूते अच्छे पहनने हैं, मेरे को घड़ी अच्छी पहननी है, मेरे को सलमान खान से मिलना है। क्योंकि होता है ना उनके फाउंडर में क्या होता है कि जैसे इन्वेस्टमेंट आता है वो बहुत बड़े एक सेलिब्रिटी के पास जाएंगे एंडोर्समेंट के लिए कि यार भाई मेरा ऐड कर दे, तो उनके साथ उनका इंटरेक्शन होता है, उनको बड़ा मजा आता है कि आज मैं इससे मिला, आज मैं उससे मिला, आज मैं इससे मिला। बट यहाँ पे सब गड़बड़ हो जाता है। तो ये जो आपने एक बात कही है
इस किताब में अबाउट होश में रहना है, होश में रह के काम करना है, क्या ये उसी से कनेक्टेड है? अगर होश ना हो तो जिंदगी चूक जाती है। बेताल पच्चीसी की कहानी तो मेरे ख्याल से सबने सुनी होगी, पूरे इंडिया ने सुनी होगी, बच्चों बच्चों ने सुनी है। उस कहानी से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। वीर विक्रमादित्य बहुत बड़े राजा थे, दरबार चलाते थे और उनको वीर विक्रमादित्य वीर बोला जाता था। वीरों में वीर, सबसे वीर। आप सम्राट बोल सकते थे सबको, पर वो वीर थे, वो घबराते नहीं थे। एक ही राजा हुए जिनको वीर बोला जाता था। बहुत सालों से दरबार लगा रहे थे और उस टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि लोग कुछ अपनी इच्छा से कुछ ना कुछ उनको भेंट करने जाया करते थे। तो एक फकीर भी था। फकीर भी रोज एक फल लेके जाता था, जंगली सा फल लेके जाता था उनके पास, रोज फल लेके जाता था। 10 सालों तक वो रोज फल लेके जाता। राजा फल लेता, बोलता इस तुच्छ से फल को लाने की भी क्या जरूरत है, इसका मैं करूँगा भी क्या। तो वो अपने मंत्री को दे देता था कि यार इसको रख लो। तो मंत्री भी रख लेता था उसको। 10 सालों तक ऐसा ही कार्यक्रम चलता रहा। रोज वो फकीर आता रहा, रोज वो जंगली फल देता रहा। एक दिन राजा ने क्या किया, वो फल अपने बंदर को दे दिया। उनका पाला हुआ बंदर था उनके पास में, तो उनको दिया। तो बंदर ने फल खाना चालू किया, जंगली फल को। जैसे ही खाया, छिलका विलका फेंका, तो उसमें बहुत बड़ा हीरा था, और इतना नायाब हीरा था कि पूरे विश्व में वो हीरा नहीं हो। वीर विक्रमादित्य को होश आता है, ये क्या हो रहा है। मंत्री को बोला कि यार वो बाबा आते थे, फल देते थे, कहाँ गए। अब मंत्री की भी नौकरी, राजा कभी भी मांग ले कुछ चीज फेंक भी नहीं सकते। तो अब वो देखने गए कि भैया कि सारे फल कहाँ हैं, तो सारे फल सड़े हुए हैं और भंडार लगा हुआ है हीरो का। तो अब उनका दिमाग खराब हो जाता है। वहाँ पे बुलाते, बाबा को बुलाओ, बाबा ये क्या है, आप मेरे को क्या सिद्ध करना चाह रहे हो। उन्होंने उनको बात बोली, मैं तेरे को रोज फल ला के दे रहा था, रोज चीजें ला के दे रहा था, तेरा होश नहीं था, आज तू होश में आया है। बोला यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, 10 साल वेस्ट कर दिए। अब इस चक्कर में आगे की जिंदगी वेस्ट मत कर देना कि भैया कि 10 साल वेस्ट हो गए। आज ही होश आया है तो आज ही होश में जियो। बिल्कुल आपको कॉन्शियसली काम करना है हमेशा, हर वक्त क्या हो रहा है, किस सिचुएशन में हो, किस परिस्थिति में हो, क्या करने चाह रहे हो, क्यों करना चाह रहे हो। कोई होश में नहीं सर, सब बेहोश जी रहे हैं। क्यों ऑफिस आ रहे हैं, क्यों जाग रहे हैं, क्यों शाम को जा रहे हैं, क्यों खाना खा रहे हैं, क्यों घर वालों से बात कर रहे हैं, सब बेहोशी में जिंदगी जी रहे हैं सर। 99.9% पीपल। 2 बोर्ड लगे हुए हैं, एक बोर्ड में लिखा हुआ है कि मैं आपको 25,000 की नौकरी दूंगा, तो हजारों की भीड़ उसमें भरी हुई है। एक बोर्ड लगा हुआ है आप 10 लाख रुपए कमा सकते हो हर महीने, बिजनेस है। कोई नहीं जा रहा क्योंकि सब बेहोशी में जा रहे हैं। Correct. अब बेताल 25 में उन्होंने 25 कहानियां, जो वो लाश को लेके जाते थे, 25 कहानियों तक तो उनके होश नहीं रहे कि भाई मैं उस लाश को लेके जा सकूं। 25वीं कहानी में वो वीर विक्रमादित्य उस लाश को लाश तक पहुंचा के आए, मरघट तक। तो आपको जिंदगी ऐसे ही गुजारनी है, चलती रहेगी जिंदगी, अपन में सब काम कर रहे हैं, बट आपको अपनी जिंदगी होश में गुजारनी है। ऐसे ही मैं आपको कुछ भी बनना हो लाइफ में, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने मेरी बुक में भी लिखा है, कुछ भी बनना, अगर आपने होशपूर्ण काम किया, सजग होके काम किया, आप सो भी रहे हो तो ऐसे सो कि आप होश में सो रहे हो। पड़े हुए लारे निकल रही है मुंह से। ये सोना कोई सोना हुआ क्या सर। अगर आपने होश में जिंदगी गुजारी तो आप हमेशा एक सक्सेसफुल, सफल इंसान बन सकते हो। अगर आपने होश में जिंदगी नहीं गुजारी तो सफल इंसान नहीं बन पाओगे। तो जो आप ये बात बोल रहे हो, क्या इसका कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी और माइंडफुलनेस है? सी देखो, मैं तो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं जो स्पिरिचुअल की बातें करूँ। मैं भी वही बातें कर रहा हूँ जो हजारों सालों से चली आ रही है। वो यही बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही यही है कि आपको होश में जिंदगी गुजारनी है। अभी आप मेरे से बात कर रहे हो तो आप होश में हो, आपको पता चल रहा है कि आप मेरे से क्या बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो। आपको पॉडकास्ट करना है तो आपके पास रीजन है कि मेरे को पॉडकास्ट क्यों करना है, मेरी जनता को क्या देना है, मेरी ऑडियंस क्या जानना चाह रही है। तो वो होशपूर्ण काम हुआ। आप स्पिरिचुअल अवेकन इज ए डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। अच्छा, मेरे को लगता है शायद मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया इसमें, बट मैं कहूँ आपकी ऑडियंस के लिए मैं इसको और सिंप्लीफाइड करता हूँ। होश में क्यों रहना है। अगर आप होश में नहीं रहोगे तो आपकी ज़िंदगी जो टाइम चल रहा है वो चूक जाएगा। अगर आप कॉलेज में हो तो कॉलेज में उस टाइम पे ऐसी पढ़ाई करो कि आपकी जैसी पढ़ाई कोई नहीं कर सकता है।
अभी अमित जी आप पॉडकास्ट कर रहे हो कि ऐसा पॉडकास्ट करो, ऐसे क्वेश्चन पूछो कि आपके जैसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछ सकता है। अभी अभिषेक व्यास आपके पॉडकास्ट में बैठा है कि ऐसे आंसर दे कि मेरे जैसे आंसर कोई नहीं दे सकता है। इसको कहते हैं होश। रोटी बना रही मम्मी, ऐसे बनाएगी तो बनेगी क्या? नहीं बन पाएगी। मम्मी को बहुत होशपूर्ण काम करना पड़ता है। मम्मी को रोटी गोल बनानी पड़ती है। अब बोलते हैं ना मम्मी क्या फुल्का बनाया है गोल गोल, तो वो गोल फुल्का बनाने के लिए होश चाहिए होता है। आपकी मम्मी उस टाइम होश में काम कर रही होती है। गिटार बजा रहे हो आप, होश में बजा रहे हो, तभी तो कितनी अच्छा धुन निकलती है। आप गाना गा रहे हो तो आप बहुत होश में गाते हो। तो जो काम आप कर रहे हो ना, उसको समझ के करो, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपको लाइफ में आगे कैसे जाना है। इसको कहते हैं होशपूर्ण। आप बिजनेस के गल्ले पे बैठे हो तो देखो कि भैया कि क्या हो रहा है, कौन सा कस्टमर आ रहा है, किस तरह का कस्टमर आ रहा है, आपसे कस्टमर कितने रुपए का बाय कर रहा है, क्यों बाय कर रहा है, क्या लिया है उसने आपके यहाँ से, वो पहले कब आया था, अभी कब आ रहा है, वापस कब आएगा। इसको कहते हैं होश। आप बैठे हो, सुरेश देखना है कस्टमर आया है। सुरेश कहता है हाँ साहब देखता हूँ अभी। वो कस्टमर इतनी देर में वो दुकान छोड़ के चला जाता है। फिर आप बोलते हो कि आपका बिजनेस बढ़ नहीं रहा है। यहाँ बात आती है होश की। होश चूक गया। आप पढ़ रहे हो, आपने पढ़ते पढ़ते आप रीलें देख रहे हो, रील भी देख रहे हो, पढ़ भी रहे हो। एग्जाम में आप है ना, एक बहुत बढ़िया रील वायरल हो रही है, एग्जाम में बंदे ने रील उतार दी तो उसका होश चूक गया। अब कैसे, अब वो आगे जिंदगी में कैसे बढ़ेगा? तो जो भी आप काम कर रहे हो एट प्रेजेंट मोमेंट में, करंट परिस्थिति में रह के काम करना है आपको। अगर आप करंट परिस्थिति को समझते हुए काम करोगे ना, तो वो गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी। सिंपल सी बात है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी की थोड़ी सी लाइट है, वो आगे चलती रहती है, आप गाड़ी आगे चलाते रहते हो, आगे चलाते रहते हो, लाइट बढ़ती रहती है। आपको डेस्टिनेशन पता है, जाना कहाँ है, पर वो लाइट की वजह से आप आगे बढ़ते हो। लाइट बंद कर तो नहीं जा पाओगे सर। नहीं जा पाएंगे। वो लीप ऑफ फेथ होता है कि चलो इतना तो आगे चलता है, जितना जहां तो तक थोड़ा जाना है आपको आगे, बट करंट परिस्थिति को देखते हुए जाना है। अगर वो नहीं देख के गए तो शायद आप डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से, चाहे वो पास्ट के खराब एक्सपीरियंसेस हो या अच्छे एक्सपीरियंसेस हो, या ज़्यादातर कुछ ट्रॉमा भी होते हैं जो पुराने हो जाते हैं, कोरोना में किसी की डेथ हो गई, आप अपने आप को ब्लेम दे रहे हैं, यार ये तो मेरी वजह से हो गई, मैं उनको नहीं ले जा पाया, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जिसकी वजह से वो लोग जो हम लाइट की बात कर रहे थे, गाड़ी की लाइट की बात कर रहे हैं, वो देख ही नहीं पाते, उनको लगता है लाइट बंद हो चुकी है, लोग अटके रहते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? देखो आपने बहुत सही बात बोली है। लाखों लोग है ना पास्ट की परिस्थितियों के हिसाब से अटके हुए हैं। घटनाओं में पावर नहीं होता सर। आप आज पेपर पढ़ते हो, एक्सीडेंट हो गया, किसी का मर्डर हो गया, कुछ हो गया, वो आपने इन्फॉर्मेशन ग्रहण करी, पर आपको फर्क नहीं पड़ा। घटनाएं तो घटित हुई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कोरोना आया, बहुत सारी चीजें हुई, घटनाओं में कोई पावर नहीं होता है। होता क्या है कि है ना, हम अपने आप को सेल्फ एक्सप्लेनेशन में डाल देते हैं, मेरी वजह से हुआ है। एक बंदा है 30 ईयर ओल्ड मेल है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कमिटमेंट किया था कि मैं शादी करूंगा तो तुझसे ही करूंगा, नहीं तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। अब परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो उससे शादी नहीं कर पाया, पापा ने मना कर दिया। उसका इंटेंशन बहुत अच्छा था कि मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड से ही शादी करनी है। अब उसने जिस बंदी से शादी करी उसके साथ भी नाइंसाफी कर रहा है, उधर भी नाइंसाफी कर रहा है, पापा के साथ भी नाइंसाफी कर रहा है। उसने ये एक्सप्लेनेशन अपने आप को दे दिया कि यार ये घटना मेरी वजह से हुई थी, कि मैं मेरे पापा को नहीं समझा पाया, मैंने मेरे घर वालों को नहीं कन्विंस कर पाया, मेरी मम्मी को नहीं समझा पाया, दीदी को नहीं समझा पाया, मैं उस लड़की को नहीं समझा पाया कि यार मैं क्यों नहीं तैसे शादी कर पाया, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। एक और एग्जाम्पल है 40 साल के मेल का, कोरोना में उसके फादर की डेथ हो जाती है। वो अपने आप को ये सेल्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि यार मैं अच्छे हॉस्पिटल में मेरे पापा को लेके नहीं जा पाया, मैं अच्छा उनका ट्रीटमेंट नहीं करा पाया, मेरे साथ ये चीज हो गया। वो बोल रहा है मेरी वजह से हुआ है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। वो अपने आप को सेल्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि ये मेरी वजह से हुआ है। सी सर, घटनाओं में कोई पावर नहीं होती है। अपन भगवत गीता के एग्जाम्पल से समझते हैं कि अर्जुन जब वहां पे थे तो क्या अर्जुन का इंटेंशन था कि सामने गुरु द्रोण को मारना, भीष्म पितामह को मारना, उनके भाइयों को मारना? वो तो जब मैदान में पहुंचे तब उनके हाथ से तो गांडीव छूटा जा रहा था। कृष्ण भगवान को बोल रहे थे, हे भगवान, इन सबको मारने का जो पाप है वो अगर मेरे सर पे आ गया, मैंने इल्जाम ले लिया, तो मैं आगे की जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण भी उनको समझाते हैं
और उनको बोलते हैं कि यार ये आप नहीं कर रहे हो, ये तो हजारों घटनाएं हुई है, हजारों परिस्थितियां बनी हैं, उसमें एक आप पार्ट हो। जब आप इस तरह के आपको एक्सप्लेन चाहते हो कि यार ये परिस्थिति ऐसी थी, अब आपकी गर्लफ्रेंड वाली बात है, तो परिस्थिति ऐसी बन रही है कि पापा कुछ और चाहते थे, मम्मी कुछ और चाहती थी, आपका जो एटमॉस्फेयर है, माहौल है, वो कुछ और बना हुआ है, इस वजह से आपकी उससे शादी नहीं हुई, तो आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, नहीं तो आप वहीं के वहीं अटके रहोगे। पापा वाला जो एग्जाम्पल है वो भी यही है कि यार मेरी वजह से, आपका इंटेंशन नहीं था, आपका इंटेंशन आपके पापा को मारना नहीं था किसी भी केस में, आपका इंटेंशन तो बहुत अच्छा था कि मैं मेरे पापा को कैसे भी बचा लूं, बट परिस्थिति साथ नहीं दे रही थी सर। घटनाओं में, फिर बोल रहा हूँ, घटनाओं में पावर नहीं है, वो आपके आपको सेल्फ एक्सप्लेनेशन देते हो। भगवान ने अगेन अर्जुन को बोला कि ये सब परिस्थिति वश हो रहा है, परिस्थिति वश तुम यहाँ पे आ रहे हो, परिस्थिति वश तुम ये सब उठाओगे, परिस्थिति वश तुमको ऐसा करना है। कभी भी परिस्थितियां ही डिसाइड करती हैं कि आपके रिजल्ट क्या होंगे, ना कि आपके एफर्ट्स। ओह, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अब परिस्थिति क्या बनी कि भैया कि हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तो रिजल्ट क्या हुआ? पापा की डेथ। परिस्थिति ने डिसाइड किया सर, आपके इंटेंशन चाहे कितने भी अच्छे हो, परिस्थिति डिसाइड करेगी। परिस्थिति ने डिसाइड किया कि गर्लफ्रेंड आपके घर में नहीं आएगी, परिस्थिति ने डिसाइड किया कि महाभारत का ये जो युद्ध है वो इस वजह से हो रहा है, और उसके रिजल्ट क्या होंगे आपके फेवर में कैसे हो सकते हैं? अगर आप रिजल्ट आपके फेवर में लेने लग जाओगे, फिर आप भगवान बन गए। आप भगवान नहीं हो। ये ब्रह्मांड ऐसा घूम रहा है, सृष्टि ऐसी घूम रही है, अगर आपने परिस्थितियों के अकॉर्डिंग एक्ट किया लाइफ में, अगर आप फ्लो के साथ चलते रहे तो आपको हर वक्त जिंदगी नए मोड़ पे नए चित्र दिखाती रहेगी। मैं आज यहाँ पे अगर आपके पॉडकास्ट में नहीं आता तो आपकी ऑडियंस को ये बात नहीं सुनने को मिलती। आपको फ्लो बनाना, आप सुबह 10 बजे उठो, 11 बजे उठो, 12 बजे उठो, परिस्थितियां बनती रहेगी, घटनाएं घटित होती रहेगी, आप उसमें आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है वो आपको देखना है। अगर आपको पार्टिसिपेट नहीं करना, मत करो। अगर परिस्थिति ऐसा बनाए कि वो पार्टिसिपेट होना है तो वो होगा ही होगा, वो आपके हाथ में नहीं है। आपने एग्जाम लिख दिया, परिस्थिति बस कैसा एग्जाम था, क्या पढ़ाई थी, आपने कर ली। कितनी बार होता है कि कितने स्टूडेंट्स के टाइम पे जब एग्जाम हो रहा होता है तो उनके शायद घर में किसी की डेथ हो जाती है, परिस्थिति सर, और वो उस टाइम पे फेल हो गया। ऐसी परिस्थिति बनी कि वो नहीं पढ़ पाया। अब वो अपने आप को कोस रहा है कि यार मैं तो नहीं पढ़ पाया। अब वो परिस्थिति नहीं थी सर, आपको मेंटली, अगर किसी जान पहचान वाले व्यक्ति की अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो आप उस स्टेट में नहीं रहोगे। आप बोलो नहीं मेरे को 10th का एग्जाम लिखना है, वो कोई बात नहीं, वो मर गया तो मर गया, कैसे करोगे सर? यू आर ह्यूमन बीइंग, इमोशंस है आपके यार। तो ये मतलब ये एक्चुअली बहुत डीप बात है, क्योंकि ज्यादातर जो फोकस है वो सारा एफर्ट पे जाता है, एक्शन पे जाता है बस, लेकिन परिस्थिति को सोचते नहीं है। लेकिन मैंने कई जगह सुना भी है कि सही चीजें करने का एक ना वो सबकी टाइमिंग होनी जरूरी है, कि सही वक्त पर सही जगह होना तो ही सही काम बनते हैं कई बार। अदरवाइज आपका इंटेंट क्लियर है लेकिन आप सही जगह पर नहीं हो, सही वक्त पर नहीं हो, तो फिर भी कुछ नहीं होता। वो पहुंच जाओगे सर आप। देखो आपको सोचना भी है, आपको सोचना भी है। इसमें मैं 2 तरह के थॉट की बात करूंगा। एक होता है शिट थॉट, और एक होता है जो आप सोचते हो। अब आपका घर है, आपके पापा भी है, आपकी मम्मी भी है, बहन भी रहती है, घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, पर एक मामा है। अब मामा से आपकी बनती नहीं है, वो मामा रात में 8:30 बजे आज आने वाले हैं। शिट थॉट, आने वाले हैं वो मामा। अब आपकी मामा से बनती नहीं है, बहुत सारी ऑडियंस आपकी होगी, उनके भी कंस मामा होंगे हो सकते हैं, मतलब करेक्ट, कि मामा तो बोला ही जाता है मामा कंस है। तो वो मामा आपका आने वाला है 8:30 बजे। अब उसमें क्या परिस्थिति बनेगी, या तो आप पूरा एफर्ट लगा दो उस मामा को भेजने का, तो उसमें क्या हो रहा है कि आप अपने, क्योंकि मामा का तो आना तय है, आप कुछ भी कर लो वो शिट थॉट आएंगे ही आएंगे आपके पास, तो वो आप उसको रोक नहीं सकते और उसको भेज नहीं सकते बाहर। दूसरा तरीका ये है कि यार मैं ही चला जाता हूँ, घर आपका है, चीजें आपकी है, मैं चला जाता हूँ यार, मैं नहीं कर रहा, मेरे को नहीं रहना मामा के साथ में, आप बात कर लेना। तो ये दोनों ही कंडीशन में अमित जी अपन अपने आप को, अपनी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको लूज कर रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं। अब जैसे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होता है तो हम आगे के काम नहीं कर पाते। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है कि मामा का आना तय है, आप बात करो, मम्मी से बात करो, आपका जो काम है आप वो करते जाओ।
आपको पढ़ाई करनी है, आप पढ़ाई करो। आपको जो कर, आप बिल्कुल रियल थॉट्स में जियो कि मेरे को ये करना है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं बुक पढ़ रहा हूँ, मैं घर वालों से बात कर रहा हूँ, मैं शिन चैन देख रहा हूँ टीवी पे, मैं डोरेमोन देख रहा हूँ टीवी पे, या फिर मैं शाहरुख खान की कोई मूवी देख रहा हूँ टीवी पे। तो वो आप आपका काम करते रहो। अब दोनों ही परिस्थिति में क्या होगा, इस जो वाली परिस्थिति जिसमें आप आपका काम कर रहे हो, उसमें आप करंट परिस्थिति में हो, रियल परिस्थिति में हो, तो आप आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत बूस्टअप होगा। आपको मजा आएगा कि यार ठीक है, ये जो शिट थॉट है वो आ रहा है, मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मेरे घर पे मेरी बेटी स्कूल से आ गई होगी, वो शिट थॉट चल रहा है। मेरा बिजनेस में क्या हो रहा होगा, सेल्स वाला सेल्स कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा। मैं सोच रहा हूँ कि यार व्यू आएंगे नहीं आएंगे, जनता कैसा रिएक्शन देगी। वो सब थॉट्स है, वो शिट थॉट्स है। वो आते रहेंगे, वो पॉपअप होते रहेंगे, वो मामा का आना तय है, क्योंकि आपका शरीर है, आपका केमिकल रिएक्शन है ऐसा कि वो थॉट उत्पन्न होंगे बार बार। आप उनको नहीं रोक सकते, आप उनको रोक नहीं सकते, तो आप आपका काम करते रहो। मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ ना, पर थॉट तो आ रहे हैं। फ्लाइट में बैठते डर लगता है, फ्लाइट गिर जाएगा, वो आपका काम ही नहीं है। आप तो अपना काम करो ना, बैठे रहो, बात करो, बुक पढ़ लो, सो जाओ, कुछ भी काम करो। तो मैंने दो तरह की थॉट की बात करी, एक तो शिट थॉट होता है और एक होता है रियल थॉट। अगर आप रियल थॉट में हो तो सब कुछ स्मूथ चलेगा। मतलब बेसिकली आप उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को नहीं समझ रहे हो, बल्कि मतलब और प्लस आप करंट आज में हो, माइंडफुल हो, जैसे आपने पहले बोला, आज में जी रहे हो, आप जहां हो वहीं हो। सब लोग ये सोचते हैं, बना तो चाह ही रहे हैं, पर एलोन मस्क के साथ कॉफी पीने का सपना देख लेते हैं। आपकी क्या करंट परिस्थिति है सर, आप पहले उसको सॉल्व करो। रोज बैठ के सोचते रहते हैं एलन मस्क के साथ कॉफी पीनी है, 10,000 करोड़ का बिजनेस बनाना है। मेरे ऑफिस में सर बहुत सारे लोग तो मेरे को रोज बोलते हैं, सर मेरे को 2027 तक 1,000 करोड़ का बिजनेस बनाना है। कर तो 27,000 की जॉब रहा है। सपना देखना अच्छी बात है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, आप देखो, बट आपकी करंट परिस्थिति क्या बोल रही है, क्या बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। करेक्ट। एस्पिरेशन हाई रखो आप, बट सराउंडिंग मैटर्स। आप देखो कि आप कहाँ हो, किस जगह पे हो, किससे बात कर रहे हो, आपका जो सपना है क्या आप उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हो? क्या आपको जाना है यहाँ से, अपन नोएडा में बैठे हैं, नोएडा से हमको बैंगलोर जाना, बाई कार जाना, तो प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी ना। कार में पेट्रोल डालना पड़ेगा, अच्छे टायर वायर चेक करने पड़ेंगे, सब कुछ चेक करने पड़ेंगे, कितनी देर में पहुँच पाएंगे वो चेक करना पड़ेगा, रास्ते में क्या माहौल है वो चेक करना पड़ेगा, तब हम बहुत ईजिली पहुँच पाएंगे वहाँ तक। बट हम क्या करंट सिचुएशन में नहीं होते हैं और सपने बहुत हाई देखते हैं। बहुत एस्पिरेशन बहुत हाई है सर हम लोगों की, हमारा मन क्या भागता है। सवाल है महाभारत के अंदर भी कि सबसे तेज कौन भागता है, सबसे तेज कौन है, बोला मन की गति। हम बहुत बहुत आगे चले जाते हैं और हम आज में जीना नहीं चाहते हैं। एक मन को उसको कंट्रोल कैसे किया जाए? मैंने आपको बताया कि जिस तरह से आपको आपकी जो करंट परिस्थिति बन रही, जो माहौल बन रहा है अभी, आपको वो थॉट आने देने हैं। जो थॉट आ रहे हैं वो उनका काम करते रहेंगे, आपको अपना काम करते रहना है। पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे से पढ़ो, पॉडकास्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छे से पॉडकास्ट करो, लोग सुन रहे हैं तो उनको बहुत अच्छे से सुनना है। तो अगर इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में इसको लागू करते रहे ना, तो शायद बहुत अच्छे से काम करते रहेंगे। आपको एक बहुत बड़ा व्यक्ति है जिनका कुछ भी करो ऐड 7 तो 7 हो जाता है, हाला फॉर ए रीजन। धोनी जी, हाँ जी। वो कुछ भी कर रहे हैं सर, वो उनकी मर्जी से उनका जो काम है वो कर रहे हैं। लोग चाहे उनके लिए बोल दे कि उन्होंने ट्वीट पे इतना बड़ा ट्विटर पे नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, वो नहीं लिखा, बट वो उनका काम कर रहे हैं, वो उनकी लाइफ में सक्सेस, लोग बोलते रहेंगे, चलता रहेगा। आप शाहरुख खान जी को देख लो, वो हमेशा से उनका फुल काम करते रहते हैं। एक बहुत बढ़िया, जब एक शूटिंग चल रही थी और शूटिंग में शाहरुख खान बैठे थे और वो कुछ गेम खेल रहे थे वहाँ पे, तो बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं वहाँ पे, एक दूसरे एक्टर भी थे, तो लड़कियाँ बोलती है अरे हमको फ़ोटो खिंचाना है। तो शाहरुख खान साहब हाँ खींचो, ऐसे करके नॉर्मल करके बात करके छोड़ देते हैं, और दूसरे एक्टर ऐसे ऐसे फ़ोटो खिंचाते रहते हैं उनसे, अरे उनको कोई मतलब नहीं है सर उनके पास में कौन है क्या नहीं है, उनको सिर्फ ये पता है कि उनको क्या करना है लाइफ में। आपको याद होगा जब हमने अपना लास्ट पॉडकास्ट जब रिकॉर्ड किया था बैंगलोर में, ठीक है, और हमने कुछ चीज़ें डिसाइड की थी, है ना। जब आई थिंक वो जो पॉडकास्ट था वो बहुत बड़ा, मेरे को बहुत लोगों ने बहुत अच्छे मैसेज आए थे मुझे पर्सनली भी, कमेंट भी बहुत प्यारे आए उस पर। हाँ सही है। तो बहुत लोगों ने बोला कि यार दे कुड फील नॉट सो स्ट्रॉन्ग बिलीवर टू अ बिलीवर, जहां पर आपने कमेंट किया था कि
कि लेट मी ट्राई मैनिफेस्टेशन, और मैं ये चीज़ें अपनी लाइफ में करने वाला हूँ, देखता हूँ होता है क्या। और ये इसके बाद मैंने कई प्लेटफॉर्म पर ये शेयर भी किया कि ऐसे ऐसे मैं अपने, आपका नाम नहीं मैंने शेयर किया था, अब तो लोगों को पता चल रहा है। हाँ। तो मैं ही जानना चाहता हूँ कि जो वो, क्योंकि क्या है ना, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल एंटरप्रेन्योरल थॉट प्रोसेस है, और मुझे तो लगता है कि आप यू आर लाइक कि यार चल करते हैं यार इसको, ऐसा ऐसे वाले आप ज़्यादा डिसीजन लेते हो। तो क्या आपको लगता है कि जब आपने वो सोचा, डिसाइड किया, जब वो हमने सीड मिलके उस दिन डाला, तो आपको वो गोल अटेन हो गया, मतलब वो गोल अचीव हुआ आपका? मेरा सपना था शुरू से बहुत कि यार मेरे जितने भी एम्प्लॉई हैं वो खाना अच्छा नहीं खा रहे हैं और बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। 1 घंटा तो पहले तो वो स्विगी वाले पहले तो सोचते हैं कि यार मैं क्या खाऊंगा, फिर उसके बाद वो स्विगी जोमेटो आता है, फिर उससे बात करते हैं, वो तो पहले तो रास्ता ही नहीं मिलता कि सर मैं यहाँ खड़ा हूँ वहाँ खड़ा हूँ, आधा घंटा उसमें लग जाता है। फिर उसके बाद में वो खाते हैं, फिर उनको मज़ा नहीं आता, तो ऐसे 2-3 घंटे वेस्ट कर देते हैं। तो मुझे लगता है यार मतलब ये तो वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। तो मेरे दिमाग में था मेरे को यार ऐसा कुछ करना है। बट जब हमारी बात हुई उस टाइम पे कि अभिषेक आप मैनिफेस्टेशन, मैंने कहा ठीक है यार मैं करता हूँ यार इस चीज़ को, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने डेट डिसाइड करी 29 सितंबर वाली कि मैंने कहा मैं इस दिन में इस बिज़नेस को स्टार्ट कर ही दूंगा। फिर मैंने उस दिन वो चीज़ को ठान लिया कि मेरे को करना ही करना है। तुरंत सारा मतलब मैंने मेरे कुक से बात करा, वो कुक बहुत अच्छा खाना बनाता है, वो मेरे को खाना खिलाता है, तो मैंने कहा यही एम्प्लॉय भी खाएंगे। तो कुक ने भी हाँ भर दी। उसके 10 से 12 घर थे उस टाइम पे, वो लोगों की कुकिंग कर रहा था। मैंने बोला छोड़ देगा क्या? बोला सर आपके लिए तो कुछ भी करूँगा। उसका ये स्टेटमेंट, मैंने बोला यार मतलब तू ये मेरे लिए स्टेटमेंट क्यों दे रहा है? बोला यार आपसे बात करके अच्छा लगता है। तो वो माहौल ही अलग हो गया, मैंने मैनिफेस्ट किया, माहौल अलग हो गया। मेरा जो कुक है उसने बोल दिया कि यार रेडी हूँ मैं। मैंने बोला ठीक है सारे घर छोड़ दे। उसने बोला ठीक है मैं 15 दिन के टाइम लेता हूँ, छोड़ दूंगा। कुक को मैंने सेटअप किया, मेरे को जगह नहीं मिल रही थी। मैंने मेरे दोस्त को बोला मेरे को यार जगह नहीं मिल रही, मेरे को ऐसा काम। बोला यार तो बहुत अच्छा काम है, तो माँ अन्नपूर्णा का काम करना जा रहा था। तो मैंने बोला यार ये सब ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं? वो सब मैनिफेस्ट हो रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये सब ऐसी क्यों बात कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली मुझे सर कुक मिलता है, तो मेरे को साथ में उनके हेल्पर मिलते हैं। उसके बाद में मेरे को जगह मिल जाती है जो कि सॉलिड होती है। पहले तो हमने मैनुअली रोटी बनाना चालू किया, रोटी मशीन नहीं मिल रही थी। फिर एक मेरा बंदा जो बहुत बीमार था, वो राजस्थान में था, तो वो अचानक से वापस बेंगलोर आया, तो बोला मैं सर ठीक हो गया। मैंने बोला एक ही बंदा मेरा काम कर सकता है जो फटाफट मशीन लेके आएगा। वो रोटी मशीन लेके आ जाता है, प्रोसेस चालू हो जाता है, और 1 महीने से मेरे लोगों को मैं खाना दे रहा हूँ ऑफिस के अंदर। और साथ साथ में हमने अदर कंपनी में भी स्टार्ट कर दिया, और अदर फाउंडर भी बहुत इंटरेस्टेड है। यार यार मेरे अगर आदमी के 3 घंटे आप बचा लिए तो मैं तो कितना प्रोडक्टिव हो जाऊंगा। तो इस तरह से हमने वो मैनिफेस्ट किया उसको, और उसमें काम भी बहुत किया, पर चीजें अपने आप होती गई। वो शिट थॉट नहीं है, वो रियल थॉट है कि मुझे ये थॉट आ रहा है, मेरे को ये करना है, मेरे को कुक चाहिए, हेल्पर चाहिए, जगह चाहिए, रोटी मशीन चाहिए मेरे को, और एक बंदा चाहिए जिसको संभालेगा। मैं तो नहीं जा सकता हूँ ना। तो वो इतने प्यारे वे में हो गया हमारे पास कि हमको मजा ही आ गया। लेकिन कई बार तो ये भी होता है ना, जैसे अब ये तो देखो आप ना ओवरऑल लाइफ में बड़े कॉन्फिडेंट इंसान हो, हाँ ठीक है, और आपको लगता है कि यार मतलब मुझे भी उस दिन के बाद से अब जब मैं आपसे मिल रहा हूँ तो मुझे भी लग रहा है कि सिर्फ वो था कि वो डिसाइड ही करना था बस, वो तो फिर तो आप कर ही लेते हो। और आज भी हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में आती है, आपने कहा यार ये मैं करूँगा, देखना आपको वैसा वाला थॉट, तो वो आपका वैसे भी स्ट्रांग है। लेकिन काफ़ी लोग ना वो डिसीजन नहीं ले पाते, फैसले नहीं कर पाते कि यार मुझे ना कुछ बहुत बड़ा करना है, या फिर जैसे आपने बोला कि कुछ लोग हैं जो बहुत एक अलग लेवल पर हैं, मतलब एक छोटे लेवल पर, मतलब छोटा नहीं बोलूंगा, बट एक मान लो 25,000 कमा रहे हैं, उनका सपना 50,000 नहीं है, उनका सपना है 25,000 करोड़ सीधा। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है मुझे लगता है ना। और जहां पर मेरे को लगता है कि लोग थोड़ा स्ट्रगल करते होंगे, मतलब वो क्योंकि थोड़े दिन बाद चाहे वो एक अच्छी थॉट प्रोसेस में है, मैनिफेस्टेशन में है, कुछ भी है, लेकिन वो 25 का 50 भी कर लेंगे ना, तब भी उनको सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं आएगा, तब भी उनको अपने आप को एज अ फेलियर ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो सपना देख लिया इतना बड़ा, 100 करोड़, मेरे को अगले साल 100 करोड़ करना है, या 2 साल बाद 1000 करोड़ करना है, 3 साल बाद करना है। लेकिन जब लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बेहतर होगा उसके लिए। करेक्ट ना? करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। तो आप मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस है कि आपको डू यू सी, मतलब आपको क्या लगता है कि ये यंग लोगों के साथ ऐसा ज्यादा होता है, या थोड़े एक्सपीरियंस लोग भी ऐसा करते हैं? तो अमित जी इसमें बात यह है कि कुछ करने का सपना तो बहुत लोग देखते हैं, बट सक्सेसफुल यहाँ वही होता है जो सिस्टम को समझता है और सिस्टम उसे समझता है। वो एलविश भाई वाला सिस्टम नहीं। तो सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है इसमें। देखो लोग क्या घबरा जाते हैं, घबराते बहुत हैं।
एक बार की बात है, एक गांव था, गांव में एक बहुत बड़ा टीला था और टीले पे एक बाबा रहते थे, उनको कहते थे टीले वाले बाबा। अब टीले वाले बाबा से सब डरते थे क्योंकि उनको लगता था कि ये भूत है यार, इतने बड़े टीले पे वो कोई आम इंसान के चढ़ने की बात ही नहीं है। मैं अब घबराने की बात पे आ रहा हूँ कि लोग घबराते बहुत हैं। तो टीले वाले बाबा भूत है, भूत पिशाच है। तो 3 दोस्त होते हैं, वो 3 दोस्त, और नीचे आम का बगीचा भी होता है कि यार आज तो हम आम खाने चलेंगे ही चलेंगे, चाहे टीले वाले बाबा आए चाहे नहीं आए, हम तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं चलेंगे। तो वो चले जाते हैं, चक्कू लेना भूल जाते हैं वो साथ में कि आम को काटेंगे कैसे। तो तीनों दोस्त आम तोड़ते हैं और नीचे बैठते हैं, जैसे ही खाने लगते हैं, अरे तू लाया चक्कू, तू लाया। बोला मैं तो नहीं लाया, मैं भूल गया, तेरे को लाना चाहिए था। वो दोस्त जैसे लड़ते हैं ना वैसे लड़ने लग जाते हैं कि यार कौन लाएगा। तो इतनी देर में आवाज आती है, ए लड़को, तुमको चक्कू चाहिए ना, मैं देता हूँ। और तीनों दोस्त की हक्की बक्की रह जाती है कि यार ये भूत यहाँ कैसे आ गया। तो 2 दोस्त तो तुरंत भाग जाते हैं। एक लड़का वहीं रहता है, वो डर रहा होता है बहुत खतरनाक तरीके से कि यार अब क्या हो जाएगा, ये तो मुझे मार देगा। ए लड़के, तेरे को आम खाना है ना, मेरे पास चक्कू है। तो वो बच्चा घबराहट में बोलता है, आप भूत हो क्या? वो हंसता है तेरे को क्या मेरे 2 सींग नजर आ रहे हैं, मेरे पीछे पूंछ नजर आ रही है, मेरे बड़े बड़े दांत है क्या? तो बोलता नहीं। तो चल अपन आम खाते हैं। तो बच्चा सब पकड़ता है, पूरा गांव तो ये बोल रहा है कि ये टीले वाले बाबा, मतलब टीले पे बाबा कैसे रहते हैं, बहुत ऊपर तो कोई चढ़ ही नहीं सकता, ये तो आम इंसान की बस की बात ही नहीं है। तो बात करता है बाबा, तो बोलता है नहीं, मैं नॉर्मल इंसान हूँ बेटा, मैं बस ऐसा दिखता है, ऐसा हूँ मैं। ले चल, तू तो क्या बात करता, आम खाते हैं, मेरे पास देख नमक वमक भी है, मिर्ची भी है। तो वो आम खाने की बात करते हैं और आम खाने लगते हैं। तो थोड़ा चलते रहते हैं आगे, फिर बात करते हैं, अच्छा बाबा आप यहाँ कैसे पहुँचे, कैसी बात हुई। तो बोला बेटा मेरा एक सपना था ज़िंदगी में कि मेरे को इस टीले पे चढ़ाई करनी ही करनी है, पर मेरे को सारे लोग बोला करते थे कि तू नहीं चढ़ सकता है, कैसे चढ़ पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तू छोड़ दे, तू पागल है, तू नहीं तेरे को ये तेरे जो धुन सवार करी है वो सब बेकार की बातें हैं। पर उसको लगता था कि मेरे को टीले पे चढ़ने, अब गांव में तो क्या होता है कोई भी एस्पिरेशन ले लेते हैं, तो वो उस तरह की कहानी है। तो बाबा ने बोला बहुत सालों तक मैंने ट्राई किया बच्चा, मैं नहीं चढ़ पाया, बहुत सालों तक मैंने ट्राई किया, मैं नहीं चढ़ पाया। एक दिन मैं ज़िंदगी से फ्रस्ट्रेट हो गया और मैंने सोचा सब भाड़ में जाए, मैं मौत को गले लगाना चाहता हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है ये। और मैंने सोचा कि ये टीला, इस टीले से मैं अगर कूदूंगा तो अच्छा मरूंगा। तो वो ऐसा सोचते सोचते टीले पे चढ़ गए। और वो टीले पे चढ़ गए तो उनको लगा है मैं तो टीले पे हूं। लोगों की बात सुन के लोग घबरा जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि आपको लोगों की सुननी नहीं है। जैसे आप लोगों की सुनोगे आप घबरा जाओगे, आप कुछ नहीं, आप जिंदगी में कोई अचीवमेंट नहीं कर पाओगे। अमित जी, ब्रह्मांड में एक ग्रह है प्लूटो, धरती पे बैठे हुए 4 वैज्ञानिकों ने एक दिन उस प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल के उपग्रह में डाल दिया। वो प्लूटो आज भी वैसे ही चक्कर काट रहा है जैसे वो पहले काटता था। करेक्ट। अरे साहब प्लूटो बनो प्लूटो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट है काम करना, निरंतर काम करते रहना। एक बहुत बढ़िया गाना है, दुनिया में आया है तो काम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। संजय दत्त के पापा ने भी बोला था ड्राइवर को कि ये गाना रोज चलाना और सांप को देखना कि सांप होठ हिला रहे नहीं हिला रहे। सांप हिलाते थे, दुनिया में आया है तो काम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। तो आपको घबराना नहीं है। जो आपका सवाल था, लोग घबरा जाते हैं। तो इसमें एक डायलॉग है बहुत बढ़िया कि सफलता की पोशाक आपको रेडीमेड मार्केट में नहीं मिलती है, आपको उसे बारीकी से बुनना पड़ता है। अगर आप दिन ब दिन उसको नहीं बुनोगे आप सफल इंसान नहीं बन सकते। तो आपको व्हाट डू यू थिंक कि एक इंसान नॉट जस्ट अबाउट बिजनेस बट वो अपनी ओवरऑल जर्नी पर है, वो स्टार्ट कर रहा है अपना, लेट्स से करियर स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, अपनी जिंदगी की जर्नी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसको
उसको शुरुआत में किन चीज़ों का खास ध्यान रखें? एक तो आपने बहुत अच्छी बात बोली, एक्शन, काम कर प्यारे, ठीक है? आपको काम करना पड़ेगा और वक़्त के साथ-साथ आप उस टीले पर पहुँच जाओगे। डरना नहीं है, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोचते हैं या पहले के एक्सपीरियंसेस क्या है। लेकिन ऐसा क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए? पहले उनकी बात करते हैं जो नए स्टार्ट कर रहे हैं अपना करियर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे इसमें जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे होंगे, जिनकी जर्नी अभी शुरू ही हो रही है, कुछ ही साल काम किया है, 1 आध साल ही काम किया है। तो उनके लिए क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है? अमित जी, पहली बात तो लाइफ में अगर काम करना है ना, तो एक ही काम करना है। ओके। और अगर आप एक काम 15-20 सालों तक रिपीट कर सको, तो ही वो काम पकड़ना है। अब बात आती है कि काम पकड़े कैसे? हुँ, तो आपको इनिशियल डेज में जो अपना करियर होता है, उसमें आपको सारे काम करने हैं 4-5 सालों तक। हाँ। आपको लगता है आपको फुटबॉल खेलना चाहिए, आप फुटबॉल खेलो। आपको लगता है आपको कोडर बनना चाहिए, आप कोडर बनो। आपको लगता है आपको कंटेंट क्रिएटर बनना चाहिए, आप कंटेंट क्रिएटर करो। हुँ, आप क्योंकि आपकी परवरिश वैसी नहीं हुई है, आपके माँ-बाप ने आपको उस टाइम पे ये नहीं बताया कि बेटा लाइफ में ऐसे आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ करेगा तो अच्छा रहेगा। क्योंकि वो 18 साल, 19 साल निकल चुके हैं, 20 साल निकल चुके हैं। हुँ, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, वो इंटेंशन ऐसा नहीं था कि उनके माँ-बाप ने भी उनको ऐसा सिखाया, आगे भी ऐसा ही जा रहा है। हुँ, तो अब आप 25 साल के हो गए, तो 25 से 30 साल तक आप आराम से 5 साल तक जो मन में आए, जैसा मन में आए, जैसा करने की सोच रहे हो, वैसा आप करो। आपको बुक लिखना है, आप बुक लिखने का आप बुक लिखने का काम कर सकते हो। आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है, आप छोटा बिज़नेस स्टार्ट करो। हुँ, आपको सड़क पे पानी पूरी का थैला लगाने का मन कर रहा है, आप लगाओ। आपको गाने का मन कर रहा है, आप गाओ, परफ़ॉर्म करो, शादी-ब्याह में गाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको घबराना नहीं है। आपको 5 साल तक सारे काम करने हैं, फिर एक दिन आपको ये पता चल जाएगा कि इस काम में मुझे बड़ा मज़ा आता है। हुँ। अब कुछ लोग बोलेंगे सर पैशन से पैसा थोड़ी मिलता है क्या? पैसा भी तो कमाना पड़ेगा। तो इसका भी एक तरीका है अमित जी। अब मान लो कि एक लड़का है जिसकी उम्र 25 साल है। हुँ, उसको ये लगता है कि मैं दुनिया का बेस्ट गिटारिस्ट बन सकता हूँ। हुँ, मैं बहुत अच्छा गिटार बजाता हूँ एंड मेरी लाइफ यही है, मैं यही करना चाहता हूँ। बट पापा नहीं मान रहे हैं। मूवी तो देखी होगी आपने, थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स। पापा कि नहीं पापा मानेंगे। नहीं मान रहे। सबके पापा नहीं मानते हैं। करेक्ट। सबकी हर हर घर की कहानी सिमिलर। हुँ, किसी के पापा नहीं मानेंगे, किसी की मम्मी नहीं मानेगी, हुँ। किसी के तो मामा भी नहीं मानते हैं। आपके मामा ऐसे ही हैं हाँ। क्या? वो तो क्या अभिषेक ये काम भी नहीं करना, अभिषेक वो काम भी नहीं करना। मैं कहा मामा पाँव दबा दूं क्या? हाँ बेटा 1 घंटा दबा दे। तो किसी के नहीं मानते हैं। तो अब आपको सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि मैं एक अच्छा गिटारिस्ट बन सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। आप 25 साल की उम्र है आपकी। अब आपको क्या करना है कि यार आपको ये पता करना है कि आप कितने साल, कितने आपको कितना अमाउंट पैसा चाहिए, वही इंपॉर्टेंट हुँ, है सबसे ज़्यादा। हाँ। मान लो आपको 2 लाख रुपए की ज़रूरत है कि भैया मैं 2 लाख रुपए 2 साल तक मेरे पास अगर रहेंगे तो मैं स्टेज पे परफॉर्म करूंगा और मेरी पॉपुलैरिटी वहाँ से बढ़ेगी, या मैं इंस्टाग्राम पे रील बनाऊंगा, या मैं यूट्यूब पे सिखाऊंगा, वहाँ से मेरी पॉपुलैरिटी बनेगी और मैं अगर करता रहूँगा तो मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगा। तो वो जो 25 साल की उम्र से आपको 30 साल तक फिर काम करना है। हुँ, आप साथ साथ में अपना पैशन फॉलो करो, बट आप पैसा कमाओ पहले। हुँ, आप कहीं भी जाके नौकरी करो, आप डेटा साइंटिस्ट की नौकरी करो, आप गाड़ी रिपेयर की नौकरी करो, किसी स्टार्टअप में आप चाय बेचने की नौकरी करो, कुछ भी करो आप, बट आपको वो पैसा कमाना है पहले। हुँ, तो 5-6 साल आपने पैसा कमा लिया कि भैया कि अब ये 2 साल मेरे पास पैसा आ गया, अब 2 साल मैं आराम से गिटार सीखूंगा और इतना सीखूंगा कि मुझे पैसे की जरूरत की टेंशन नहीं रहेगी। हुँ, तो आप 30 साल के हो गए, अब 32 ईयर 31-32 साल में आप आराम से फुल गिटार सीखो। आप पहले तो सीख ही रहो 5 साल तक, हुँ, फिर 2 साल आपने और बहुत सॉलिड काम किया, अब आप स्टेज शो करने लगे, अब आप गिटार इंस्टाग्राम पे रील बनाने लगे, आपकी पॉपुलैरिटी बनने लगी, हुँ, अब आपके पास पैसा आपके पास ऑटोमेटिकली आएगा। हुँ, तो कितना सिंपल है ये। हुँ, हुँ, पर लोग क्या बोलते हैं, मैं मेरा पैशन फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं आगे भी नहीं कर पाऊंगा। हुँ, 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 सर ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, जो करना चाहते हो नहीं करोगे ना, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ओशो ने भी एक बात बोली है। एक बार एक डॉक्टर हुआ करता था, बहुत बड़ा सर्जन था, बहुत बड़ा सर्जन। रिटायरमेंट का टाइम आ गया उनके, हुँ, बहुत ज़ोरों शोरों से पार्टी हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं, घर वाले बीवी बच्चे सब एंजॉय कर रहे हैं। पापा ने क्या कितने सारे ऑपरेशन किए, सब बातें कर रहे हैं। हुँ, अचानक से देखते हैं कि वो सर्जन दिख नहीं रहा, कहाँ है? सर्जन तो बाहर बैठ के रो रहे हैं। बोले यार तुमने इतनी अच्छी ज़िंदगी बिताई, रिटायरमेंट का टाइम है, तुम रो रहे हो। बोले यार मैं जो करना चाहता था, मैं तो एक डांसर बनना चाहता था।
पर मेरे पापा की मजबूरी की वजह से मैं डांसर नहीं बन पाया। बोला कैसी बेवकूफ़ है जैसी बात कर रहे हो, पापा तो तुम्हारे 15 साल पहले गुजर गए, फिर तुमने एक्शन क्यों नहीं लिया? बोले यही तो विडंबना है मेरी कि मैं एक्शन ही नहीं ले पाया उस टाइम पे, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे को इतना दबाव बना दिया था कि मेरे को यार ये डॉक्टर ही बनना है, तो मैं मजबूरी के डॉक्टर बना, बट मैं वो नहीं कर पाया जो मैं जिंदगी में करना चाहता था। बट लता मंगेशकर जी का इंटरव्यू आ गया सर, उनसे पूछा गया कि अगर आप अगले जन्म लेंगे तो क्या बनना चाहते हैं? बोला मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती, मैं गाना ही नहीं गाना चाहती। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सर, कितने गाने गाए, बढ़िया से बढ़िया गाने गाए, एक से बढ़कर एक गाना गाया है। पर उनका स्टेटमेंट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप उठा के देख लो, गूगल पे जाके करके चेक कर लेना कि लता मंगेशकर जी का लास्ट स्टेटमेंट क्या है। बोला मेरे को अगला जन्म मिलेगा तो मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती। इसका मतलब ये था कि वो कुछ और करना चाहती थी, बट किसी कारणवश उन्होंने ये किया। आपकी आप आत्मा तृप्त होनी चाहिए अंदर से कि यार मैं इसमें बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मेरे को ये करना है लाइफ में, तो उसका मैंने तरीका बता दिया। अभी कुछ जंजी लोग आएंगे कि यार सर ये तो हमारा ओन वे है, व्हाई आर यू गिविंग सम ज्ञान? देयर इज ए पेपर, इट्स जस्ट ए वाइट पीस ऑफ पेपर सर, यू कैन राइट योर ओन डेस्टिनी। आपको एक दिशा देने की जरूरत है, आपको होश में लाने की जरूरत है। अगर आपको दिशा नहीं दी गई तो आप यही बोलते रह जाओगे ये हमारा ओन वे है। सर नहीं होता ओन वे, आपको सीखना ही पड़ेगा। मैं भी किसी से सीख रहा हूँ, आप भी किसी से सीख रहे हो, हर आदमी किसी ना किसी से सीखता ही जा रहा है। करेक्ट। अगर वो नहीं सीखेगा आपका ओन वे है सर। करोगे नौकरी 25,000 की, फिर मत बोलना कि हमको लाइन, मेरे को वो लाइन जो लाइन दिखाई थी ना, उस मेरे वो लाइन वो बढ़िया लाइन है, फिर मत बोलना मुझे 1,000 करोड़ का बिजनेस करना है। अब वापस मेरे पुराने स्टेटमेंट में आता हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि होश में रहना जरूरी है। अगर होश नहीं होगा ना तो जिंदगी चूक जाएगी अमित जी। ये बहुत ज़रूरी भी है, और आई थिंक ये जो मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था सभी लोगों के लिए समझना इस पॉडकास्ट का भी, जहाँ पर आपने वो डायरेक्शन दी कि यार आपका फोकस पहले तो बिल्कुल क्लियर है कि आप क्या बनना चाहते हो, लेकिन कई बार जब लोग पैशन की तलाश में होते हैं तो समझ नहीं पाते तो कि मेरा पैशन क्या है, पैशन क्या है। वो आपने जो शुरू में बोला कि 3-4 साल शुरू के सब कुछ करो, राइट, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन भी करने से ही होगा। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आज से 10 साल पहले अगर मैं कोई एक जॉब कर रहा था, या 15 साल पहले 20 साल पहले मैं कोई जॉब कर रहा था, आज मैं वो नहीं कर रहा हूँ, और आने वाले 10 साल के बाद भी मैं कुछ वो नहीं करूँगा जो आज कर रहा हूँ। इट विल कीप चेंजिंग और इट विल कीप इवॉल्विंग विद टाइम। ठीक है, इट्स जस्ट दैट मेरे को अपने अपने वक्त पर ऐसे समझते रहना पड़ेगा कि मेरे को क्या मजा आ रहा है, क्या अच्छा लग रहा है ना। ग्रेट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। एक और चीज दूसरी इसी पे मैं, एक तो ये एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट होगी उन लोगों के लिए जो अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं। राइट, सेम टाइम पर जैसे एक इंसान है, वो उसकी उम्र हो गई है 40 साल की, 15-16 साल उसने काम कर लिया है। अब उसको ना जो करंटली कर रहा है ना, वो हाई पेइंग है, या नॉट हाई पेइंग बट जस्टिफाइबल नहीं है, या रिवॉर्डिंग नहीं है उतनी जितनी वो लगता है। साथ के साथ उसे पता है कि उसको क्या करना था, जैसा आपने वो एग्जांपल दिया, जो डॉक्टर का एग्जांपल दिया कि उसे बहुत वक्त बाद रियलाइज हुआ। इनको आज रियलाइज हो चुका है यार मैं ये करना चाहता हूँ, या मुझे ये दिख रहा है कि मैं ये बन सकता हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर बन सकता हूँ, मैं ट्रेनर बन सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। अब वो स्टेप ले नहीं पा रहा क्योंकि वो एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ फैमिली है, परिवार है। उनको क्या करना चाहिए? आपने बहुत बड़ी कंपनी का नाम सुना होगा, चिकन की कंपनी है, KFC। बिल्कुल की। उनके फाउंडर ने कब स्टार्ट किया? उनके पास भी पैसे नहीं थे, पहले वो घर घर जाके काम करने लगे। ये हम अपने आप को हमेशा एक्सक्यूज देते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आपके पास हर टाइम पे वो परिस्थिति है जब आपको जो करना हो वो कर सकते हो। जो मैंने डॉक्टर वाला एग्जांपल दिया था, उसके पापा की डेथ हो गई थी 15 साल पहले। वो उस टाइम में सोच लेता है कि मेरे को अब ये करना है। अगेन अगर आप 40 साल के हो गए हो तो आपको बैकअप प्लान बनाना है। अच्छा, अगर आप 40 साल के हो, आपको डांस टीचर बनना है, बट उसमें उतनी इनकम नहीं है, मान लो कि आप उसमें इतना पैसा नहीं कमा पाओगे, आपको डांस टीचर बनना है। अच्छा, कितने साल सर्वाइव कर पाओगे? अच्छा मैं यार अगर मैं 5 साल बाद स्टार्ट करूँगा आज से, तो मेरे को इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगेन वापस आपका फॉर्मूला आ गया कि वो 5 साल आप थोड़ी सी मेहनत और कर लो, थोड़ा एक्स्ट्रा, देन उस 45 से लेकर जब तक आप जियोगे ना सर, आपके दिल से आवाज आएगी कि यार मैंने मेरी लाइफ जी है। अब वो चाहे 55 में हो, चाहे 60 में हो, चाहे 65 में हो, जिंदगी भगवान ने दी है,
एक छोर आपके हाथ में नहीं है, जिंदगी भगवान लेगा, दूसरा छोर भी आपके पास नहीं है। जो 20 की लाइफ है उसमें तो आप जी सकते हो सर। नहीं, एक्चुअली में ये बहुत ही प्यारी बात भी है, और आई थिंक वो कंट्रोल लेना सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है कि हर किसी इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि आप बिजनेस में बहुत टाइम से, ठीक है, और ऐसा नहीं है, और सिंगल चीज पर आप काम नहीं कर रहे, काफी चीजों पे आप काम कर रहे हो, और बहुत काफी बड़े बड़े लोगों से मिलते हो आप, थैंक्स टू दीज पॉडकास्ट, जैसे मैं आपसे मिल पा रहा हूँ बार बार। अरे सर, तो अब मुझे एक चीज बताइए कि ऐसी कौन सी एक सिंगल चीज है जिस पर एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसमैन को बहुत फोकस करना चाहिए, या जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या तो उनको उस पर पहले से ही फोकस करना स्टार्ट कर देना चाहिए? मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, मेरा खुद का मानना है, और मैं बहुत ग्राउंड से आया हूँ। एंटरप्रेन्योर को सिर्फ एक ही चीज़ पता होनी चाहिए कि उसके बैंक में कितना पैसा है, कितना पैसा आने वाला है, और उसकी कंपनी कब तक चलने वाली है। मेरा एक फॉर्मूला है जो मैं आपकी ऑडियंस को भी दे देता हूँ। आज चाहे आप सिंगल बंदे हो, वहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आपकी 10 करोड़ की कंपनी हो, चाहे 50 करोड़ की कंपनी हो, एक ही फॉर्मूला काम करेगा। वो फॉर्मूला ये है सर कि अगर आपका एक्सपेंस आज अगर 50,000 रुपये है महीने का, तो 6 लाख रुपए साल के हो गए। हाँ। 2 साल के कितने हो गए? 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए। हम्म। आपके पास हर महीने वो 12 लाख रुपए पड़े होने चाहिए। 2 साल का बैकअप अगर आपके पास नहीं है तो आप पीसफुली काम नहीं कर पाओगे, और पीसफुली काम नहीं कर पाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। 12 लाख रुपए आपके पास है, प्लस 6 लाख रुपए, सॉरी 8 लाख रुपए आपको और बनाने हैं, 20 लाख रुपए को वैल्यू करनी है, क्योंकि आपको आपके बिजनेस को चलाने के लिए भी पैसा चाहिएगा। नया पीओ आएगा, कुछ आप माल खरीदोगे, सामान दोगे। तो अगर मैं सिंगल हूं तो मेरे अकाउंट में 12 + 8 20 लाख रुपए होने चाहिए 2 साल तक के लिए। अगर मेरी कंपनी का 50 लाख का एक्सपेंस है हर महीने का, तो मेरे पास 2 साल का बैकअप होगा। और जिस कंपनी के पास 2 साल का बैकअप है, मान लो खुदा ना खास्ता कोई भी परिस्थिति बन गई, 6 महीने तक कुछ रेवेन्यू नहीं है, आपकी कंपनी सर्वाइव करेगी सर। आपके एम्प्लॉय सर्वाइव करेंगे, और बहुत अच्छे वे में सर्वाइव करेंगे कि ठीक है कंपनी के पास तो पैसा है, आराम से कर लेगी कंपनी। तो ना तो आपके एम्प्लॉय को टेंशन होगी, ना आपको टेंशन होगी, और 6 महीने में आप एज ए फाउंडर कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल लोगे जिससे आपका वापस बैंक बैलेंस बढ़ जाए। और कोई मैटर नहीं करती, चीज से मैटर करती है आपकी कंपनी में पैसा कितना है और कितने टाइम का आपके पास सर्वाइवल है। दैट्स इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये मैंने समझा नहीं था इस एस्पेक्ट को, कि अगर 2 साल का आपके पास बैकअप है तो एक्चुअली में कहीं ना कहीं आप मेंटली, वन थिंग यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इज मनी। इनसिक्योरिटी नहीं है आपके पास, फिर आप फिर टफेस्ट ऑफ द टाइम के लिए भी रेडी हो, राइट? है ना? आई थिंक यही कारण है कि बहुत सारे जो स्टार्टअप है फेल होते होंगे। लास्ट 5 साल में लगभग 5,83,272 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें से 4,119 स्टार्टअप बंद हो गए। ओह वाह। वो इसलिए हुए हैं क्योंकि उनको फाइनेंशियली चीज़ें पढ़ाई नहीं गई। उनको पता ही नहीं कि उनके बैंक में कितना पैसा होना चाहिए। अगर सर पैसे से ही सब कुछ बन रहा होता तो इन्वेस्टर तो आज मजे ले रहा होता ना। पैसे से बिजनेस नहीं बनता है। एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ मैं यहाँ पे। मेरा एक को फाउंडर है, वो बहुत डिसिप्लिन वे में काम करता है कि मैं बहुत काम करूँगा, मैं बहुत काम करूँगा, बहुत काम करूँगा। मैंने बोला एक मोटरसाइकिल ले ले यार भाई, गाड़ी पर दुक 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 बुलेट आएगी, मज़ा आएगा, चलाते हुए आएगा, दिल धक धक करेगा, मज़ा आएगा तेरे को। बोला नहीं आएगा यार। मैंने बोला लेके देख एक बार लाइफ में। बोला मैं काम कर रहा हूँ डिसिप्लिन वे में। मैंने बोला मेरे कहने पे ले ले। तो उसने बुलेट ले ली, वो ऑफिस आने लगा। बोला यार अभिषेक भाई थैंक यू सो मच यार, गाड़ी के लिए मोटिवेट कर दिया। तो अगर मोटिवेशन और डिसिप्लिन में फाइट होती है ना सर, तो मोटिवेशन ऑलवेज विन। अगर आपके पास मोटिवेशन ही नहीं है करने का, तो डिसिप्लिन का क्या करोगे आप? आप कह रहे हो कि विदाउट मोटिवेशन अगर आप काम भी कर रहे हो तो रिजल्ट नहीं कोई देगा। मतलब नहीं उसका। तो बिजनेस हमेशा मोटिवेशन के कारण बनता है। बड़े बड़े बिजनेस मोटिवेशन के कारण बने, बड़े बड़े लोग मोटिवेशन के कारण बने, ना कि डिसिप्लिन के कारण। उनको किसी चीज़ ने मोटिवेट किया, मुझे बल्ब बनाना है, मुझे हेलीकॉप्टर बनाना है, मुझे प्लेन बनाना है, मुझे अमेजोन बनाना है, मुझे फ्लिपकार्ट बनाना है, मुझे इन्फोसिस बनाना है। मोटिवेशन। क्योंकि पैसा तो सर बहुत है मार्केट में।
आप जाओ बैंगलोर के किसी स्टारबक या कॉफी सेंटर में बैठ जाओ, हर बंदा इन्वेस्टमेंट की बात करते हुए मिलेगा आपको, और वहाँ पे एक डीलर होगा 2% चार्ज करता है, आपको इन्वेस्टर से मिलाएगा, 2% लेगा, निकल लेगा। फंड की स्टोरी बताता हूँ सर मैं आपको, बहुत बड़े खतरनाक चीज़ें होती है इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं, दुबई वगैरह से आते हैं, जो कोल सेक्टर में लगते हैं, रियल एस्टेट्स में लगते हैं, बहुत बड़ा बड़ा फंड होता है इनके पास में, बहुत पैसा होता है, बहुत अमीर लोग हैं सर ये। उनका एक छोटा सी टुकड़ा, आज चलो अमित और अभिषेक का एक फंड बनाते हैं, हम दोनों, हमको बहुत मेहनत करनी है, हम दोनों वो जो स्टार्टअप है ना उनको पैसा देने की कोशिश करेंगे। तो हम दोनों ने एक फंड बनाया, हमारी कंपनी का नाम रखते हैं मेरा पावरफुल ह्यूमन, आपका द रीडर्स क्लब, द पावरफुल रीडर। हमने एक फंड बना दिया द पावरफुल रीडर के नाम से। हम दोनों ने नेटवर्किंग करी, आज हम दोनों बहुत लोगों को जानते हैं। हम गए दुबई, हमने बोला कि हम आपका फंड मैनेज करेंगे और हमको थोड़ा थोड़ा फंड चाहिए। एक $10 मिलियन का फंड, पैसा उठाया नहीं, रेस कर लिया भी कि हमारे पास 10 मिलियन का फंड है हमारे पास में, हम आपका फंड डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे आगे। क्योंकि हम लोग, आप भी बहुत अच्छे पॉडकास्टर, आपने भी बिजनेस रन किया, मैंने भी बिजनेस रन किया है, हम दोनों बहुत अच्छा बिजनेस रन करते हैं, तो सामने वाले को पता है कि ये बिजनेस रन करता है। सिर्फ मेहनत कहाँ है यहाँ पे? मेहनत सिर्फ यहाँ पे है कि आप उस इन्वेस्टर को नेटवर्किंग कर रहे हो, उस इन्वेस्टर को आप पटा रहे हो कि भैया तेरा फंड मैं मैनेज करूंगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर, हजारों करोड़ रुपए है, कोई $10 मिलियन आपके लिए निकालेगा, बोलेगा ठीक है यार 10 स्टार्टअप में लगाना, एक स्टार्टअप बूम करेगा, अपना काम डन। तो हर साल मैं एक फंड रेस करता हूँ, नेटवर्किंग करता हूँ, दुबई जाता हूँ, यूएस जाता हूँ, 2-4 अच्छे इन्वेस्टर को उठाता हूँ। हमने फंड बनाया, 10 अलग स्टार्टअप में लगा दिए, और वो चलता रहेगा स्टार्टअप, उसमें से एक स्टार्टअप बहुत बूम करेगा, हमारा पैसा बन गया। हम दोनों ने प्रूव कर दिया, द पावरफुल रीडर क्लब ने प्रूव कर दिया कि हमने जहाँ इन्वेस्टमेंट किया था कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, तो अगला फंड हमको रेस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हम फंड रेस करने गए, फिर हमने फंड लगाया। तो ये स्टार्टअप इकोसिस्टम में इस तरह का गेम चलता है। बीच में सिर्फ मीडिएटर बैठे हैं, 2% पैसा लेते हैं और फंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। छोटा मोटा फंड से कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आता रहता है, निकलता रहता है। ऐसा लग रहा है बहुत आसान है। सिर्फ मेहनत यहाँ है कि आपको नेटवर्किंग करनी है, बाकी सब आसान है। आपके पास पूरी दुनिया आएगी सर, 2-5 करोड़ रुपए का फंड डालना है। सर इन्वेस्टर तो क्या करते हैं, 10 लोगों को बुलाते हैं, 10 सिमिलर कंपनी को बुलाएंगे, टर्म शीट सबके साथ साइन कर देंगे, जिसकी दोस्ती होगी ना उसको फंड मिलेगा। आजकल तो इन्वेस्टर भी ये बोलते हैं कि तू मेरा दोस्त है ना इसलिए मैं तेरे को फंड दूंगा, तू मेरा दोस्त नहीं है ना इसलिए मैं नहीं दूंगा। प्रोडक्ट पे बात ही नहीं आ रही यहाँ। तो मैंने क्या बोला था, नेटवर्किंग नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आपका बिजनेस अच्छे से चल जाएगा। करेक्ट। आई थिंक बहुत ही लाइट तरीके से बहुत डीप कन्वर्सेशन हमारी हो गई है, और मुझे ऐसा लगता है कि ना कि सिर्फ बिजनेसमैन के लिए बट आई थिंक ओवरऑल सभी लोगों के लिए ये बहुत ही रिलेवेंट पॉडकास्ट होगा, जहाँ पर लोग ये पर्सपेक्टिव समझ पाएंगे कि लाइफ को लीड कैसे करना है। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है इस पॉडकास्ट को एंड करने का, बट आई थिंक अगर मौका लगे तो दोबारा आपसे बात करेंगे। बट कोई भी फाइनल एडवाइस जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं? अमित जी 100 बात की एक बात, बहुत 3 तरह के लोग होते हैं, एक होता है आस्तिक, एक होता है नास्तिक, और एक होता है 50-50। अच्छा, कि मैं मानता भी हूँ और नहीं भी मानता हूँ। सब लोग भगवान में बिलीव करते हैं, तो अपन इसको इसी तरह से लेके चलते हैं कि भगवान में आस्था रखने वाले, भगवान के नास्तिक लोग, और भगवान में कि भगवान है भी नहीं। तो एक आदमी है वो बोलता है कि यार कभी मैं कुछ काम करने की कोशिश करता हूँ और कोई बोलता है कि ऐसा चमत्कार होता है तो मेरा भगवान में बिलीव हो जाता है। तो और कभी कोई बोलता है कि यार ऐसा तो कुछ नहीं होता, ये तो सब बकवास बात है, तुम खुद ही कुछ कर रहे हो, तो मैं डिसबिलीवर हो जाता हूँ। और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि यार ठीक है तो है, नहीं तो नहीं है, हाँ ठीक है चल रहा है। तो ये 3 तरह के लोग होते हैं। आपके पास गाड़ी होगी, आप गाड़ी चलाते हैं, आप 10-12 सालों से गाड़ी चला रहे हैं, तो जो गाड़ी आप चला रहे हैं, आप अमित जी हैं, गाड़ी चला रहे हैं, पर जो कनेक्शन बना हुआ है वो एक ड्राइवर का कनेक्शन है। आप एक ड्राइवर हो, आपके साथ में जो बीवी बच्चे आपको बोलेंगे आप ड्राइविंग कर रहे हो, आप किसी को बिठा रहे हो तो बोलेगा आप ड्राइविंग कर रहे हो। तो अमित जी मैं आपसे बोलूंगा कि क्या आप ये ड्राइविंग, आपके अंदर ड्राइवर है क्या? बोलेगा हाँ मेरे अंदर ड्राइवर है, जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो उस टाइम चला सकता हूँ। मेरे को आपका हाथ काट के दिखाओ, क्या आप दिखा पाओगे? नहीं। बोलूंगा गला काट के दिखाओ, दिखा पाओगे? तो वो ड्राइवर आप दिखा नहीं सकते, बट एक कनेक्शन बना हुआ है, ड्राइवर बोला जाता है उसे। मैं आपको बोलूंगा कि क्या गाड़ी आप पहाड़ों में चला सकते हो? हाँ बड़ा आराम से चला सकता हूँ।
भीड़ में चला सकते हो? हाँ चला सकता हूँ। कोई छत पे बैठ जाएगा तो चला सकते हो क्या? बोला हाँ चला सकता हूँ। यार कैसे सवाल पूछ रहा है अभिषेक, यार गाड़ी चला सकता हूँ यार, मेरे अंदर ड्राइवर है। यार नहीं यार, कोई लटक जाएगा तो चला सकते हो क्या? अभिषेक कैसे सवाल पूछ रहा है, हाँ हाँ मेरे अंदर ड्राइवर है, मैं चला सकता हूँ। तो उसको दिखा नहीं सकता, वो एक कनेक्शन बना हुआ है। तो जो आस्तिक लोग हैं उन्होंने भगवान के साथ एक कनेक्शन बना रखा है। क्या वो दिखा सकते हैं? वो नहीं दिखा सकते वो कनेक्शन को। अब जो नास्तिक लोग हैं वो गाड़ी चलाना सीखना चाह रहे हैं। बोले नहीं यार कोई ड्राइवर नहीं होता, तू काट के दिखा पहले ड्राइवर है कि नहीं है। तो बोले यार कैसी बातें कर रहा है, मैं कैसे दिखाऊं तेरे को उस प्रोसेस में आना पड़ेगा, वो चीज़ सीखनी पड़ेगी, तब जाके तेरा कने। नहीं मैं तो नास्तिक हूँ, मैं तो पीछे बैठूंगा, तो वो कभी गाड़ी नहीं सीख पाएगा जिंदगी में। वो नास्तिक आदमी पूरी जिंदगी भर गाड़ी चलाना नहीं सीख सकता। और दूसरा वो व्यक्ति है जो 50-50 है, सर वो भी गाड़ी चलाना नहीं सीख सकता, क्योंकि उसको हमेशा डर लगता रहेगा कि मेरे अंदर ड्राइवरों को मैं पैदा करना है, ड्राइवर बन रहा है, ड्राइवर बन रहा है, ड्राइवर बन रहा है। तो जो कनेक्शन बना सकता है वो आगे बढ़ सकता है। अभी आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आप अभिषेक व्यास ही है, व्यापार कर रहा है, कनेक्शन क्या है? बिजनेसमैन का प्रोसेस है। अभिषेक व्यास ही है, उसको कोडिंग करनी है, उसको कोडर बोला जाएगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो जिंदगी में आप सेम रहोगे आदमी, पर आपको कुछ भी बनना है जिंदगी में, आपको उस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज होती है, ये इतने लोग कर रहे हैं, मेरे को इसमें जाना है, दिस इज माई कप ऑफ टी, मैं इसमें जाना चाहता हूँ। पर वो कनेक्शन आपको बनाना पड़ेगा। जैसे ही आपने कनेक्शन बना लिया, आप हमेशा सक्सेसफुल बन सकते हो। तो अब आप भगवान के साथ कनेक्शन बनाना, आप कुछ भी नाम दे दो, भगवान दे दो, अल्लाह दे दो, ईश्वर दे, कुछ भी दे दो, आपकी मर्जी हो। जैसा जैसे आपने कनेक्शन बनाया, यू आर ऑल सॉर्टेड। बट लोग यहाँ भूल जाते हैं, यार मेरे को तो कोडर बनना है, यार मेरे को तो गिटारिस्ट बनना है, यार मेरे को तो 1000 करोड़ की कंपनी बना दी है। बट वो कनेक्शन नहीं बनाते, कनेक्शन नहीं बनाएंगे। इतनी सिंपल सी बात है, आप कनेक्शन बनाओ, आप उस प्रोसेस में घुसो। कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आप डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करते हो ना, कनेक्शन बनाते हो कॉलेज के साथ में कि हाँ मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर रहा हूँ, मैं 12th पास करके आया हूँ, अब मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए रेडी हूँ। मैं किसी कंपनी में एज ए इंजीनियर लग रहा हूँ, मैंने ये काम किया था, मैं आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन बना रहा हूँ कि मैं एक इंजीनियर की पोस्ट पे आपकी कंपनी में लग रहा हूँ। आपको लगना गूगल में है, गूगल से कनेक्शन कैसे बनाओगे? उसकी डिमांड तो देखो कि उसकी डिमांड क्या है, कैसे जाओगे वहाँ पे। बहुत आसानी से जा सकते हो सर। 100 बात की एक बात, कनेक्शन बनाओ, जो भी बनना चाहते हो ऑटोमेटिकली बन जाओगे। अमेजिंग। आई थिंक ये बेस्ट एडवाइस हो गई। और क्योंकि कहीं ना कहीं वही होगा कि जिस जगह आप पहुंचना चाहते हो उसके साथ अगर आपका कनेक्शन नहीं होगा या उस रास्ते पर आप नहीं चलेंगे तो वो कनेक्शन ही नहीं बनेगा और फिर आप अल्टीमेटली वहाँ तक नहीं पहुँचोगे, कहीं और ही पहुँचोगे। बिल्कुल सही बात है। अमेजिंग अमेजिंग। सो आई एम श्योर कि लोगों को बहुत हेल्पफुल लगा होगा आपकी सारी एडवाइजेस को। एंड मैं आप सभी को बोलना भी चाहूँगा कि अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो बहुत रिलेवेंट लगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या था ऐसा जो आपको लगा कि बहुत लाइफ चेंजिंग था, जिसको आप अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। उसके साथ साथ अभिषेक भाई को आप, इनका एक बहुत ही सुंदर चैनल है, बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट है वहाँ पर, पावरफुल ह्यूमन नाम से। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी ज़रूर फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने वो आर्ट देखी है। मतलब आज तो ये एक हॉट सीट पर है जहाँ इनको बोलना ज़्यादा है, बट जब ये एज अ होस्ट होते हैं तो आप देखेंगे कि मैंने बहुत कम ऐसे होस्ट देखे हैं जो इतने प्यारे सवाल करते हैं, इतनी सारी तैयारी करके आते हैं। ही इज़ वन ऑफ दोज पर्सन जो मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ भाई आपको। और मैं दिल से चाहूँगा कि आप इनके पॉडकास्ट देखें, इनको सपोर्ट करें। और साथ के साथ जो ये किताब है, ये बहुत अच्छी किताब है, बहुत ही छोटी किताब है। मतलब आप देखेंगे कि 100-150 पेज की किताब है जो कि शायद आप एक दिन में ही पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे आपको बहुत ही डीप लेसन्स अपनी लाइफ के ज़रूर मिलेंगे। एंड आई एम श्योर आप एक लाइफ में एक ऐसी जगह पर पहुंच पाएंगे जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते हैं। तो अभिषेक भाई बहुत बहुत थैंक यू, लकी एंड ब्लेस्ड टू हैव यू टुडे। थैंक यू सो मच। आई होप आपकी ऑडियंस को बहुत अच्छा लगे। आई एम श्योर अबाउट इट, बहुत और अच्छा लगेगा। आपको भी काफ़ी मज़ा आया हो इस पॉडकास्ट में, सुन के, समझ के। तो थैंक यू सो मच। और अगर लोगों का प्यार मिला तो एक बार और आ जाएंगे वापस आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।